हेलो एवरीवन, मैं कल्पना अपने चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। चलिए देखते हैं आज का टॉपिक। तो देखिए, प्राकृतिक संकट और आपदाएं हम लोगों को देखना था। तो इस चैप्टर को मैंने 3 पार्ट में आपका डिवाइड किया हुआ था, ठीक है। तो इसका फर्स्ट पार्ट हम कवर कर चुके हैं। तो अगर अभी तक आपने इसका फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो प्ले लिस्ट में जाके देख लीजिए, क्योंकि जो प्ले लिस्ट बनी है आपकी वो 6 से पूरी आपकी कक्षा 11 और इसके बाद 12 यानी 6 से 12 तक का पूरा प्ले लिस्ट बना हुआ है, जिसमें हम अभी क्लास 11 पे हैं, क्योंकि क्लास 11 में भी आपकी 3 बुकें हैं और क्लास 12 में भी आपकी 3 किताबें दी हुई हैं। तो क्लास 11 की आज आपकी फर्स्ट किताब का लास्ट चैप्टर है, ठीक है। और इसके बाद हम सेकंड बुक इसकी जो है स्टार्ट करेंगे और इसके बाद क्लास 12 का भी हम स्टार्ट कर देंगे। तो चलिए जल्दी जल्दी से सब कुछ देख लेंगे। और देखिए, इधर पे अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आप तक नोटिफिकेशन पहुंचे सबसे पहले। तो चलिए इसका टॉपिक देखते हैं, कहाँ से हमें स्टार्ट करना था, कहाँ तक ये आपका हो चुका था। तो हमें देखना है भूकंप से। भूकंप में यहाँ पे पढ़ना था, तो भूकंप के बारे में आप सब लोगों ने सुना ही होगा। तो देखिए, भूकंप सबसे ज़्यादा अपूर्व सूचनीय और विध्वंसक प्राकृतिक आपदा है। अपूर्व सूचनीय का क्या मतलब है कि भूकंप अगर आता है तो हमें बहुत समय पहले, या मान लीजिए 1 घंटा 2 घंटा पहले हमें पता नहीं चलता है कि भूकंप आने वाला है। अगर हमें पता हो तो हम अपनी सुरक्षा कर सकते हैं, लेकिन हमें पता नहीं चलता है, ठीक है। तो एक तो आपका अपूर्व सूचनीय है और दूसरा विध्वंसक। विध्वंसक मीन्स होता है विनाश करने वाला। विध्वंसक मीन्स विनाश करने वाला। तो देखिए, भूकंप आता है तो बहुत ज़्यादा विनाश होता है, जान का भी और माल का भी बहुत ज़्यादा, ठीक है। आपने पहले की तो इसको छोड़ दीजिए, हमने पुस्तक अभी नहीं पढ़ी है, उसको देखेंगे। भूकंप की उत्पत्ति विवर्तनिकी से संबंधित है, यानी जो हम सेकंड बुक पढ़ेंगे ये, उसमें जो आपका इसके बाद जो हमारी सेकंड बुक स्टार्ट होगी उसमें जो फर्स्ट चैप्टर है आपका वो प्लेटों की गति का ही संबंधित है, यानी विवर्तनिकी के सिद्धांत उसमें दिए हुए हैं, किस प्रकार से प्लेट टकराती हैं, किस प्रकार से भूकंप आता है, ठीक है। अब आप बताइए कि आप 2 पत्थर उठाइए बड़े बड़े से और उन दोनों को टकरा दीजिए एकदम से। अगर आप उन पत्थर को एकदम से टकराएंगे तो क्या दोनों पत्थर हिलेंगे नहीं, या उनमें कुछ ऊर्जा मुक्त नहीं होगी? तो इसी प्रकार से अगर 2 प्लेटें हैं कुछ आपकी इस प्रकार से, ठीक है, इस प्रकार की आपकी 2 प्लेटें हैं पृथ्वी की, तो अगर प्लेटें एक दूसरे को टकराती हैं, ठीक है, अगर प्लेटें एक दूसरे को टकरा रही हैं तो देखिए किस प्रकार से टकराएंगी। देखिए, एक ही प्लेट रही है आपकी और एक मान लीजिए एक प्लेट ही हो गई आपकी, ठीक है। एक प्लेट ही हो गई, एक प्लेट हो गई। या तो ये इस प्रकार से रगड़ खाएंगी, एक दूसरे में रगड़ेंगी, ठीक है, या एक दूसरे को इस प्रकार से इस साइड इनकी गति होगी तो एक दूसरे से टक्कर खाएंगी, ठीक है। अगर एक की गति ऊपर की साइड है, एक की गति नीचे की साइड है, तो एक दूसरे से टक्कर ऐसे रगड़ खा के निकल जाएंगी। अब जैसे ही एक दूसरे से रगड़ेंगी तो क्या होगा, एक दूसरे से रगड़ खाएंगी तो इसमें क्या होगा कि ऊर्जा मुक्त होगी, ठीक है। और ऊर्जा मुक्त होने के साथ साथ प्लेटें हिलेंगी भी, ठीक है, एक दूसरे से टक्कर खा के हिलती हैं प्लेटें। कोई भी चीज़ हो, अगर मान लीजिए कोई भी 2 चीज़ को अगर आप टक्कर करवाते हैं तो क्या हुआ, उसमें क्या होगी, ऊर्जा मुक्त होने के साथ साथ दोनों चीज़ें एक दूसरे में हिल जाएंगी जोर से, ठीक है। तो वही चीज़ होता है, हमारी पृथ्वी की जो प्लेटें हैं वो एक दूसरे से जैसे या तो रगड़ खाएंगी। देखिए 1 मिनट, 3 गति होगी आपकी, या तो देखिए किस प्रकार से होगी, एक गति आपकी कुछ इस प्रकार से होगी, एक साइड चलेगी, एक साइड, इस प्रकार से प्लेटें चलेंगी आपकी, ठीक है। इस प्रकार से अगर प्लेटें चलेंगी आपकी तो क्या होगा, इस प्रकार से अगर प्लेटें चलेंगी तो एक दूसरे से टकराएंगी एक स्थिति में आके, ठीक। तो ये वाली गति आपकी हो जाएगी, टकराएंगी तो ऊर्जा मुक्त होगी और प्लेटें हिलेंगी भी, और हिलेंगी तो भूकंप आता है, ठीक है। दूसरी बात क्या है आपका कि एक प्लेट मान लीजिए ये रखी, एक प्लेट ये रखी, तो एक प्लेट क्या होगी, एक प्लेट ऊपर की साइड और एक प्लेट नीचे की साइड अगर गति कर रही है, और ये प्लेटें देखिए इधर पे कुछ इस प्रकार से अगर प्लेटें हैं, ठीक है, कुछ इस प्रकार से अगर प्लेटें हैं और एक ऊपर जा रही है एक नीचे जा रही है, तो ये जो हिस्सा है इसमें क्या होगा, इसमें एक दूसरे से ऊपर नीचे की वजह से रगड़ खाएंगी। रगड़ खाने की वजह से क्या होगा, प्लेटों में एक तो ऊर्जा मुक्त होगी और दूसरा क्या होगा, हिलेंगी प्लेटें, हिलने से क्या होगा आपकी, जब भूकंप आता है तो क्या होता है, पृथ्वी एकदम हिल जाती है ना। आपको क्या लगने लगता है, आपको लगने लगता है एकदम हम लोग एकदम से हिल चुके हैं, ठीक है। तो वही चीज़ें आपकी। चलिए अब आगे देखते हैं, आगे देखेंगे। भूकंप की उत्पत्ति विवर्तनिकी से संबंधित है। विवर्तनिकी जो आपका है, विवर्तनिकी का सिद्धांत वो प्लेटों के हिलने डुलने के ही कारण होता है, रगड़ खाने से, एक दूसरे से टकराने से, ठीक है। एक प्लेट भारी हो, एक प्लेट हल्की हो, तो क्या होगा, एक जो भारी प्लेट होगी वो नीचे चली जाएगी, हल्की प्लेट ऊपर उठ जाएगी। इसको हम उसके फर्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, आप लोग देखना। ये विध्वंसक होते हैं, यानी ये क्या होते हैं, बहुत ही विनाशकारी होते हैं और विस्तृत क्षेत्र को प्रभावित करते हैं। तो देखिए, विस्तृत क्षेत्र से मतलब है बहुत बड़े क्षेत्र को प्रभावित करते हैं,
ठीक है। अगर मान लीजिए क्या होता है, भूस्खलन होता है या बाढ़ आती है तो एक विशेष क्षेत्र प्रभावित होता है, लेकिन अगर प्लेटें हिलती हैं और भूकंप आएगा तो क्या होगा, एक बहुत बड़े क्षेत्र में प्रभाव पड़ेगा, ठीक है, विस्तृत क्षेत्र में प्रभाव पड़ेगा, ठीक है, यानी कई देशों में प्रभाव आपका पड़ सकता है। भूकंप पृथ्वी की ऊपरी सतह में विवर्तनिक गतिविधियों से निकली ऊर्जा से पैदा होता है, ठीक है। वही चीज़ है कि जो भूकंप होता है पृथ्वी की ऊपरी सतह, पृथ्वी की जो ऊपरी सतह होती है उनको हमने कुछ प्लेटों में डिवाइड किया हुआ है, ठीक है। तो जो प्लेटें हिलती हैं उसको हम कहते हैं विवर्तनिक गतिविधियाँ। तो उनसे जो ऊर्जा मुक्त होती है, ठीक है, उनसे जो ऊर्जा मुक्त होती है तो उसको हम कहते हैं भूकंप, ठीक है। तो भूकंप उसी से पैदा होता है। इसकी तुलना में ज्वालामुखी विस्फोट, ठीक है, ज्वालामुखी आपका एक विशेष क्षेत्र में फटता है। चट्टान गिरने को कहते हैं भूस्खलन, ठीक है। जमीन की अवतलन मीन्स होता है जमीन का धंसना, विशेषकर खदानों वाले क्षेत्र, ठीक है, खदान हो जाता है, लोग वह क्या करते हैं, खोदते जाते हैं, यानी जमीन धंसना बोल सकते हैं आप उसको, ठीक है। या फिर आप बोलें बांध या जलाशयों के बैठने, यानी बांध या जलाशय बना दिए तो क्या होगा, हल्के से धंस जाएंगे। इत्यादि से आने वाले भूकंप कम क्षेत्र को प्रभावित करते हैं और नुकसान भी कम करते हैं, लेकिन भूकंप आपका कम नुकसान नहीं करता है। एक चीज़ आप लोग इधर देखना कि मान लीजिए ये रहा आपका, क्या रहा, ये रहा इधर पे ज्वालामुखी, तो अगर ये ज्वालामुखी फटता है तो अपने आसपास के क्षेत्र को प्रभावित करेगा, ठीक है, अपने आसपास के थोड़े से क्षेत्र को प्रभावित करेगा, ठीक है। यहाँ तक कि दूसरे देश में तक नहीं जाता है वो ज्वालामुखी आपका अगर फट जाए, लेकिन भूकंप क्या होता है, बहुत बड़े क्षेत्र को, बहुत विस्तृत क्षेत्र को प्रभावित करता है। ऐसे चट्टान गिरेगी तो क्या होगा, कोई पहाड़ से चट्टान टूट के गिरेगी तो वहीं आसपास गिरेगी, कहीं दूसरे देश में तो चली नहीं जाएगी, अब बहुत बड़े क्षेत्र को प्रभावित करेगी, थोड़े ही क्षेत्र को प्रभावित करती है। वही क्षेत्र आपकी भूस्खलन में आता है और वही चीज़ आपकी जमीन के अवतलन में आती है। वही चीज़ आपकी क्या है, बांध या जलाशय बनाते हैं तो अगर ज़मीन थोड़ी सी नीचे धंसती है तो वो छोटे से ही क्षेत्र को नुकसान पहुंचेगा, बहुत बड़े क्षेत्र को नुकसान नहीं कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि इस पुस्तक के अध्याय 2 में पहले से ही वर्णन किया गया है कि इंडियन प्लेट प्रति वर्ष उत्तर तथा उत्तर पूर्वी दिशा में 1 सेंटीमीटर खिसक रही है। अगर आप देखिए, अगर इधर पे आप वर्ल्ड मैप देखेंगे तो जो आपकी इंडियन प्लेट है, ठीक है, अगर आप इंडिया की बात करें तो इंडिया ऊपर की तरफ हल्का हल्का सा खिसक रहा है, लेकिन कितना खिसकता है, तो देखिए 1 साल में कितना बता रखा है कि प्रति वर्ष कितना खिसकता है, 1 सेंटीमीटर। तो क्या 1 सेंटीमीटर आपको पता चलेगा, बिल्कुल पता नहीं चलता है, ठीक है, लेकिन हजारों और लाखों वर्षों में क्या होता है, इसमें प्रभाव पड़ जाता है, यानी पूरा ही नक्शा आपका एकदम से बदल जाएगा। जैसे कि आप लोगों को पता होना चाहिए कि जिस जगह पर अभी हिमालय है वहाँ पर एक समय पर टैथिस सागर हुआ करता था, लेकिन क्या हुआ कि जो आपकी इंडियन प्लेट है, ठीक है, इंडियन प्लेट है वो क्या है, उत्तर की साइड खिसक रही है, और ऊपर की साइड जब इंडियन प्लेट खिसकेगी तो कौन सी आपकी एशिया की प्लेट, आपकी उधर पर कौन सी यूरेशिया की प्लेट है, तो यूरेशिया की प्लेट से प्लेट टकराती है जाके, तो क्या हुआ, ऊपर की साइड खिसकती जा रही है, इधर पे आपको कौन सी प्लेट है, तो यूरेशियन प्लेट है। जब ये प्लेटें एक दूसरे से टकराती हैं तो क्या हुआ, अब टकराती ही जा रही हैं, हर साल टकराती ही जा रही हैं। 1 मिनट के लिए अगर आप बताएंगे इस प्रकार से, ठीक है, देखिए इस प्रकार से एक आकृति बन जाती है, तो ठीक है, एक प्लेट आपकी ये रही, एक प्लेट आपकी ये रही, अब ये दोनों प्लेटें एक दूसरे से टकराती जा रही हैं तो क्या होगा कि जो बीच का मलबा होगा वो ऊपर की साइड उठना स्टार्ट होगा, ठीक है। तो इसी प्रकार से आपका क्या है, इसी प्रकार से आपका कौन सा पर्वत बना, हिमालय पर्वत बना, जिसको आज हम बलित पर्वत कहते हैं, ठीक है। बलित यानी फोल्डिंग माउंटेन या फोल्ड माउंटेन भी इसको कहते हैं, ठीक है, FOLD फोल्ड माउंटेन भी इसको कहते हैं, बलित पर्वत, और नाम है इसका हिमालय पर्वत। तो हिमालय पर्वत किन प्लेटों से मिलकर बना हुआ है, एग्जाम में अगर पूछे तो बोलना, एक तो आपका इंडियन प्लेट या इसको हम इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट भी कहते हैं, ठीक है, और दूसरा आपका यूरेशियन प्लेट यानी यूरोप और एशिया की प्लेट, तो यूरेशियन प्लेट यानी, ठीक है, एशिया और यूरोप की प्लेट, तो ठीक है। तो ये 2 प्लेटों से मिलकर बनता है आपका हिमालय पर्वत। अब आगे देखिए, परंतु उत्तर में स्थित यूरेशियन प्लेट इसके लिए अवरोध पैदा करती है, यानी इस साइड से तो ऊपर की साइड प्लेट खिसक रही है, यानी उत्तर की साइड अगर आप बात करेंगे तो इंडियन प्लेट खिसक रही है, लेकिन यूरेशियन प्लेट इसका अवरोध बना रही है। अब दोनों इतनी मजबूत प्लेटें हो एक दूसरे से टकराएंगी तो क्या होगा, बीच का हिस्सा ऊपर उठना स्टार्ट कर देगा, जिससे हिमालय का निर्माण हुआ है। परिणाम स्वरूप इन प्लेटों के किनारे लॉक हो जाते, यानी जो किनारे हैं प्लेटों के, अगर आप देखें, देखिए एक ये रही प्लेट, एक रही, 1 मिनट के लिए एक रही ये प्लेट, ठीक है। अभी प्लेट इस साइड खिसक रही है इसके साइड, तो किस प्रकार से स्थिति बनेगी, ऐसी बनेगी, ऐसी बनेगी।
ठीक है। अब आपको क्या लगेगा, कि ये की पूरी प्लेट है, ऐसा लगने लगेगा आपको। क्यों? क्योंकि इनका जो इस प्रकार का ये वाला जो इनका किनारा है, ये वाला जो किनारा है, ये तो जुड़ चुका है ना एक दूसरे में, ये तो बीच से हट चुका है। यानी अगर आप किनारे देखें तो अब आपको ये वाले किनारे नजर आएंगे, यानी ये किनारे जो है लॉक हो चुके हैं। ठीक है। और कई स्थानों पर लगातार ऊर्जा संग्रह होता रहता है। यानी आप एक चीज देखिए कि किनारे बीच में क्या है, लॉक हो चुके हैं, लेकिन वास्तविकता में किनारे लॉक ना हो कि प्लेटें एक दूसरे से टकरा रही हैं। ठीक है। तो वहां पे क्या है, वहां पे ऊर्जा का संग्रह होगा। क्यों? क्योंकि जो आपकी इंडियन प्लेट है वो ऊपर की साइड खिसक रही है, तो ऊपर की साइड धक्का, एक इंसान को जब आप धक्का देते जाएंगे धक्का, तो उधर पे क्या होगा, एक इंसान को आप गुस्से में धक्का दे रहे हैं तो दूसरा भी क्या होगा, एकदम लाल होकर गुस्सा होगा ना, तो उसमें यानी ऊर्जा आ जाएगी। तो वही है कि जब इंडियन प्लेट ऊपर की साइड खिसके जा रही है तो यूरेशियन प्लेट तो इसमें अवरोध पैदा कर रही है ना, तो उससे क्या होगा, जब यूरेशियन प्लेट अवरोध पैदा कर रही है, ये प्लेट ऊपर की साइड खिसके जा रही है उत्तर की साइड, तो दोनों प्लेटों के बीच क्या होगा, ऊर्जा उत्पन्न होगी। ठीक है। तो वहाँ पे ऊर्जा एकदम से इकट्ठी होती जाएगी। अधिक मात्रा में ऊर्जा संग्रहण से तनाव बढ़ता रहता है। ठीक है। अब बताइए कि मतलब दो लोग लड़ते जा रहे तो और ज़्यादा टेंशन होगा ना, और ज़्यादा तनाव बढ़ेगा एकदम से। ठीक है। और दोनों प्लेटों के बीच लॉक टूट जाता है। अब लॉक जैसे ही टूटेगा तो क्या होगा, और एकाएक यानी अचानक, एकाएक का मतलब होता है अचानक। ठीक है। एकाएक ऊर्जा मोचन से हिमालय के चाप के साथ भूकंप आ जाता है। एकदम ऊर्जा होती जा रही ऊर्जा, लेकिन ऊर्जा क्या होगी, एकदम से ऊर्जा का क्या होगा, ऊर्जा एकदम से मोचन होगी, यानी एकदम से ऊर्जा निकलेगी तो क्या होगा, हिमालय पर्वत का निर्माण तो हो ही रहा है, साथ साथ हिलेगा एकदम से, प्लेटें दोनों क्या होंगी, हिल जाएंगे। प्लेटें हिलने का क्या मतलब है, भूकंप आना। ठीक है। चलिए आगे देखिए, भूकंप आप उसी को तो कहते हैं, एकदम से आपको पृथ्वी क्या होगी, जहां आप बैठे हैं आपको क्या लगेगा, पूरा बेड हिल गया, आपको क्या लगेगा, कुर्सी किसी ने हिला दी है। ठीक है। तो उसी को तो हम भूकंप कहते हैं। जिससे मुख्य राज्य, तो देखिए आपकी जो, देखिए अगर आप बात करेंगे कि जो आपकी एक तो इंडियन प्लेट है, आप ध्यान से सुनना, मैप देखना, एक आपकी इंडियन प्लेट, ठीक है, और दूसरी, एक मिनट के लिए देखना, एक तो इधर पे मान लीजिए आपकी इंडियन प्लेट है, ठीक है, इधर पे आपकी यूरेशियन प्लेट है, इन दोनों प्लेटें मिली, ये दोनों प्लेटें मिली, तो बीच में किसका निर्माण हुआ, हिमालय पर्वत का। ठीक है। अब हिमालय पर्वत का जो क्षेत्र है वो आप बोले कोई पहाड़ी राज्य, यानी हमारे इंडिया के जो पहाड़ी राज्य हैं, जो हिमालय पर्वत पर बसे हुए हैं, पहाड़ी राज्य, ठीक है, जो हिमालय पर्वत पर राज्य बसे हुए हैं, तो उस फोल्ड पर ही बसे हुए हैं, यानी फोल्ड नहीं, उस जॉइंट पर ही बसे हुए हैं दोनों प्लेटों के। ठीक है। अब उस जॉइंट पर बसे हुए हैं, तो जब वहाँ पे ऊर्जा का मोचन होगा, यानी वहाँ पे ऊर्जा निकलेगी, तो भूकंप का प्रभाव उन्हीं राज्यों पर दिखेगा ना, ज़्यादा उन्हीं राज्यों पर भूकंप का प्रभाव ज़्यादा दिखेगा। तो आप आसानी से बता सकते हैं कि किन राज्यों पर, इंडिया के किन राज्यों पर भूकंप का प्रभाव ज़्यादा पड़ेगा या ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा। तो जम्मू कश्मीर आपका पूरा पहाड़ी इलाका है, दोनों प्लेटों की जॉइंट पर है। ठीक है। इसके बाद हिमाचल प्रदेश भी आपका इसी प्रकार का है, उत्तराखंड भी आपका इसी तरह का हिस्सा है। ठीक है। सिक्किम भी, पश्चिम बंगाल का दार्जिलिंग जिला, याद रखना पश्चिम बंगाल का दार्जिलिंग जिला। ठीक है। क्योंकि दार्जिलिंग अगर लोग बोले तो क्या कर देते हैं, इसमें क्या है कि जो आपका क्या है, ये आपका कौन सा राज्य है, सिक्किम के बाद है आपका इधर पे असम के बाद है आपका कौन सा, मेघालय। ठीक है। तो अधिकतर लोग दार्जिलिंग को मेघालय का हिस्सा बताते हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि दार्जिलिंग जो है पश्चिम बंगाल का हिस्सा है। ठीक है। या तो लोग बाग किसमें, सिक्किम कर देते हैं, कुछ लोग सिक्किम, मेघालय नहीं, कुछ लोग क्या कर देते हैं, सिक्किम का हिस्सा बता देते हैं दार्जिलिंग को, लेकिन दार्जिलिंग आपका किसका हिस्सा है, हिमाचल का, पश्चिम बंगाल का हिस्सा है। तो ये जो आपके पहाड़ी राज्य हैं, अगर आप मैप आपको याद हो ना याद हो, तो अगर आप इंडिया का मैप उठा के देखें तो एक तो आपको जम्मू कश्मीर देखना है, मिल जाएगा आपको, हिमाचल प्रदेश आपको देखना है, पहाड़ी इलाका है, उत्तराखंड देखना है, और सिक्किम, और पश्चिम बंगाल आपका, पश्चिम बंगाल का कुछ हिस्सा, और इसके बाद आपके उत्तर पूर्व के कुछ राज्य। ठीक है। उत्तर पूर्व के कुछ राज्य से मतलब आपका सारे राज्य हिमालय के हिस्से में नहीं आते हैं। ठीक है। कुछ राज्य हिमालय के हिस्से में आते हैं, लेकिन जो है उत्तर पूर्व के आपके सारे राज्य जो कैसे हैं, पहाड़ी इलाके के हैं। ठीक है। तो ये कुछ राज्य जो आपके हैं, इन राज्यों की अगर आप लोकेशन देखते हैं तो लगभग आपको कहाँ मिलेगी, तो या तो हिमालय पे या हिमालय के थोड़ा आसपास ही मिलेगी। यानी अगर आप इन राज्यों में जाते हैं तो भूकंप का प्रभाव, अगर हिमालय के क्षेत्र में जो भूकंप का प्रभाव आता है,
आपको इन्हीं राज्यों में इंडिया के देखने को मिलेगा। ठीक है, अगर आप बोले दक्षिण भाग में, तो दक्षिण भाग में थोड़ा ना आपको बताइए तमिलनाडु केरल साइड आप चले जाएंगे तो वहाँ पे थोड़ा ना आपको ये सब भाग देखने को मिल जाएगा कि यहाँ पे का है आपका कि भूकंप क्षेत्र है। ठीक है, तो आगे देखिए और क्या दिया हुआ है। इन क्षेत्रों के अतिरिक्त मध्य पश्चिमी विशेषकर जो है आपका गुजरात का हिस्सा, ठीक है, यहाँ पे आपको भूकंप देखने को मिलता है। ठीक है, 1819 में गुजरात में देखने को मिला था, 1956 में और अब आके 2001 में भी देखने को मिला। अगर हम महाराष्ट्र की बात करें तो आपका महाराष्ट्र में भी 2 समय पे भूकंप देखने को मिला। कुछ प्रचंड भूकंप आए हैं, यहाँ पे तेज भूकंप आए थे। लंबे समय तक भूवैज्ञानिक प्रायद्वीपीय पठार जो कि सबसे पुराने स्थित और प्रौढ़ भूभाग हैं, कैसे हैं, प्रौढ़ भूभाग हैं, अब आए इन भूकंपों की व्याख्या करने में कठिनाई महसूस करते हैं। क्या है, पर आए इन भूकंपों की व्याख्या करने में कठिनाई महसूस करते हैं। कुछ समय पहले भूवैज्ञानिकों ने एक नया सिद्धांत प्रतिपादित किया जिसके अनुसार लातूर और ओस्मानाबाद कहाँ है आपको, महाराष्ट्र, याद रखना। ठीक है, और महाराष्ट्र के बाद अगर आप बात करते हैं कि नज़दीक भीमा आपकी किसकी, भीमा नदी जो है कृष्णा नदी की सहायक नदी है। ठीक है, तो भीमा नदी के पास, भीमा नदी के साथ साथ एक भ्रंश रेखा विकसित हुई है। ठीक है, भ्रंश रेखा है, भ्रंश रेखा का क्या मतलब है, उधर पर दरार हो गई है, तो अब दरार होगी तो क्या है, ऊर्जा का संग्रह होगा यानी ऊर्जा जो है इकट्ठी होगी। अब ऊर्जा इकट्ठी होगी तो एक समय पे ऐसा होगा कि ऊर्जा का मोचन भी होगा, और जैसे ही ऊर्जा मोचन या मुक्त होगी तो वहाँ पे भूकंप की स्थिति बनेगी। तो वही चीज़ इन्होंने बता रखा है कि जो आपकी भीमा नदी है उसके आसपास क्या है, एक उसके आसपास एक भ्रंश रेखा विकसित हो चुकी है। ठीक है, उस भ्रंश रेखा की वजह से वहाँ पे ऊर्जा का जो है इकट्ठा होना हो चुका है। अब इकट्ठी होगी ऊर्जा तो क्या होगा, एक समय पे वो मुक्त होगी, और मुक्त होने से क्या होगी, प्लेटों को हिला के रख देगी। प्लेटें हिलेंगी तो हमें हिलने का महसूस होगा कि पृथ्वी हिल रही है, तो हमें भूकंप ही महसूस होगा। ठीक है, इस सिद्धांत के अनुसार संभवतः इंडियन प्लेट टूट रही है। बिल्कुल यही चीज़, पहली बात तो आपको पता होगा कि जब आप पूरे मतलब जब जो है आपका जीवन स्टार्ट हुआ तो एक समय क्या था कि एक तो आपका क्या था, एक तो आपका था महासागर, यानी एक ही सागर था, सॉरी ये गोल नहीं बना हुआ है, 1 मिनट के लिए, एक तो सागर था और एक उसके अंदर क्या था आपका, एक महाद्वीप था। ठीक है, तो एक सागर था, एक महाद्वीप था, धीरे धीरे बल लगा, 2 में टुकड़ा हुआ, 2 के बाद टुकड़ा हुआ, उत्तरी भाग और दक्षिणी भाग में हमने डिवाइड कर दिया। धीरे धीरे टूटती गई प्लेट, ये वाली प्लेट जो है टूटती गई और महासागर के कई भागों में बढ़ता गया, और जो है प्लेट है आपकी पूरी प्लेट आपकी, यानी ये पूरा महाद्वीप जो है महासागर महाद्वीप इसको नाम देते हैं। ठीक है, पैंथा और पेंजिया और पैंथालासा, ये दो नाम के थे, पेंजिया और पैंथालासा। तो धीरे धीरे आपका टूटता गया और कई भागों में बढ़ता गया, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम द्वीप और कई महाद्वीप के नाम से जानते हैं। तो चलिए आगे देखिए अब क्या है कि अब इस प्रकार से अनुभव लगाया गया कि जो आपकी भीमा नदी है, कृष्णा नदी की सहायक नदी, वहाँ पे भ्रंश हो चुका है, एक दरार हो चुकी है, और जिससे अब ये महसूस होता है कि इंडियन प्लेट जो है, इसका अनुमान लगाया गया कि इंडियन प्लेट टूट रही है। चलिए आगे देखिएगा इसमें और क्या है। आगे देखिएगा राष्ट्रीय भौतिकी प्रयोगशाला, क्या है आपकी, भारतीय भूगर्भिक सर्वेक्षण, मौसम विज्ञान विभाग, भारत सरकार और इनके साथ कुछ समय पूर्व रहे राष्ट्रीय अपडेट, सब याद नहीं करना है। इसमें क्या है कि जो है इस जो हमारा क्षेत्र है पूरा, इसको क्या किया, 5 भूकंपीय जोन में विभाजित कर दिया। यानी क्या किया, 5 भूकंपीय जोन कि कहाँ पर किस प्रकार के भूकंप आ रहे हैं, उस प्रकार से इसको डिवाइड कर दिया, 5 भागों में इसका वर्गीकरण कर दिया। तो देखिए पहला तो कौन सा है आपका, अति अधिक क्षति जोखिम क्षेत्र। अति मीन्स होता है ज़्यादा, ठीक है, अति मीन्स होता है बहुत, तो बहुत अधिक क्षति जोखिम क्षेत्र, एक ऐसा भूकंप का क्षेत्र जहाँ पर बहुत ज़्यादा हमें क्षति पहुँच सकती है। कहाँ पहुँचेगी, जहाँ पे जॉइंट हो, ठीक है, प्लेटों का जॉइंट हो। तो आप आराम से कहेंगे कहाँ, तो आप आराम से बता सकते हैं कहाँ, तो हिमालय पर्वत, क्योंकि हिमालय पर्वत 2 प्लेटों की जॉइंट पर बना हुआ है। और दूसरा है आपका अधिक क्षति जोखिम क्षेत्र। अधिक क्षति से क्या मतलब है, मतलब एक तो बहुत अधिक क्षति और दूसरा अधिक क्षति, और मध्यम क्षति यानी जहाँ पे ज़्यादा क्षति मीन्स क्या होता है, ज़्यादा नुकसान ना हो। इससे निम्न और अति निम्न मतलब जहाँ पे ना के बराबर क्षति मतलब पड़ती हो, क्षति यानी ना के बराबर नुकसान होगा, किसके द्वारा, भूकंप के द्वारा। तो भूकंप के ही अभी हम लोग बात कर रहे हैं। इनमें से पहले 2 क्षेत्रों में भारत के सबसे प्रचंड भूकंप अनुभव किए गए हैं। एक तो आपका अति अधिक और अधिक, ठीक है, तो दो जो क्षेत्र हैं आपके बहुत ज़्यादा भूकंप वाले माने गए हैं। जैसा कि मानचित्र में दिया हुआ है, थोड़ी देर बाद चलिए देखते हैं।
भूकंप सुवेद क्षेत्रों में उत्तर पूर्वी प्रांत, दरभंगा से उत्तर में स्थित क्षेत्र और अरेरिया बिहार में भारत नेपाल सीमा के साथ, भारत नेपाल सीमा जो है आपकी वो आपकी हिमालय पर्वत पर ही है, ठीक है। तो भारत नेपाल सीमा जहाँ पर बनेगी, ठीक है। नेपाल आपका कैसा देश है? नेपाल और भूटान हिमालय पर्वत में बसा छोटा सा देश है दोनों, ठीक है। छोटे छोटे हिमालय पर्वत यानी पहाड़ी इलाकों में बसे देश हैं। उत्तराखंड जो आपका राज्य है, उत्तराखंड जो राज्य कैसा है? उत्तराखंड राज्य भी आपका पहाड़ी इलाका है। पश्चिमी हिमालय प्रदेश जो कि आपका धर्मशाला के चारों ओर, और जो आपका कश्मीर घाटी और कच्छ मीन्स होता है गुजरात। तो ये सब आपके कैसे हैं? बहुत ही ज़्यादा कैसे हैं? बहुत ही ज़्यादा भूकंप के क्षेत्र हैं, यानी ज़्यादा भूकंप यहाँ पे आपके देखे गए हैं। दूसरी बात, कश्मीर घाटी और कच्छ गुजरात शामिल वाला क्षेत्र, कच्छ का क्षेत्र भी इसी में शामिल है ज़्यादा भूकंप के लिए। और अति अधिक क्षति जोखिम वाले हिस्से हैं, ठीक है। ये कैसे हैं? बहुत ज़्यादा जोखिम वाले, यानी हिमालय पर्वत और थोड़ा गुजरात का हिस्सा कच्छ वाला, तो ये आपके बहुत अधिक जोखिम वाले क्षेत्र हैं। कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के बचे हुए भाग, कुछ ऐसे भाग हैं, ठीक है, जो कि आपके सेफ है, थोड़ी मतलब ज़्यादा नहीं, थोड़ी सेफ है। जैसे हमने ज़्यादा वाले देखे उससे थोड़ा कम, ठीक है। और थोड़ा आपका उत्तरी पंजाब, हरियाणा का पूर्वी भाग और दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश और बिहार आपका जो है उत्तर बिहार अधिक अति जोखिम वाला क्षेत्र है। यानी यहाँ पे क्या है? थोड़ा जोखिम कम है। किससे? जो अति जोखिम था, लेकिन यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा जोखिम पाया गया है। देश के बचे हुए भाग मध्य तथा निम्न क्षेत्र वाले हैं। भूकंप से सुरक्षित समझे जाने वाले क्षेत्रों का एक बड़ा हिस्सा दक्कन पठार में स्थित भूभाग में, क्योंकि जो आप देखिए दक्कन पठार की अगर आप बात करते हैं तो दक्कन पठार के पास आपकी कोई भी दरार आपको देखने को नहीं मिलेगी। अब देखिए आप मैप देखेंगे ना, कौन सा मैप बताया था? 7.2। तो देखिए शायद आपका 1 मिनट के लिए यहाँ है आपका 7.2 ही नंबर है। तो देखिए क्या है, ये जो आपका डार्क ब्लैक है अति अधिक क्षति जोखिम क्षेत्र, यानी यहाँ पे अगर भूकंप के द्वारा अगर आप देखते हैं तो बहुत ज़्यादा जोखिम यहाँ पे पाया जाता है। जैसे बताया था गुजरात का कच्छ, उत्तर पूर्व की पहाड़ियाँ, ये नेपाल हिमालय का कुछ नेपाल हिमालय और यूपी यानी भारत का बॉर्डर, यहाँ पे जो आपके नेपाल के साथ बॉर्डर है। इस बात कुछ आपका जो है उत्तराखंड का भाग और कुछ आपका जम्मू कश्मीर का भाग। तो ये आपका कैसा भाग हो गया? अति जोखिम वाला, यानी बहुत अधिक जोखिम वाला। इसके बाद अगर आप इस क्षेत्र की बात करते हैं तो यहाँ यहाँ पे क्या है? अधिक क्षति जोखिम क्षेत्र, यानी यहाँ पे भी अच्छा खासा जोखिम है। तो आप इसको देख सकते हैं कि जो आपका दक्कन का पठार है, आपने इधर देखा होगा दक्कन का पठार आपको पता है कुछ इस प्रकार से इधर पर लोकेटेड है। तो दक्कन के पठार क्षेत्र में कैसा है आपका? बिल्कुल ना के बराबर जोखिम है, ठीक है। भूकंप के द्वारा ना के बराबर जोखिम है। तो अगर आप देखना चाहें तो आप कौन कौन से क्षेत्र इसमें देख सकते हैं कि कौन कौन से क्षेत्र कैसे हैं ज़्यादा भूकंप के लिए हैं, और कौन कौन से क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पे आपका जो भूकंप है बहुत ना के बराबर आएगा और हम सेफ रहेंगे। तो चलिए अब हमें कहाँ देखना था? अब देखिए यहाँ पे भूकंप के सामाजिक पर्यावरणीय परिणाम। तो भूकंप के जो सामाजिक और पर्यावरणीय परिणाम है, पर्यावरणीय यानी एनवायरनमेंट से रिलेटेड है, उसके बारे में हम लोग थोड़ा देखेंगे। भूकंप के साथ भय जुड़ा है। बिल्कुल भाई, भय तो होता है। भूकंप आएगा तो डर नहीं लगेगा क्या? बिल्कुल लगेगा। भूकंप इससे बड़े पैमाने पर और बहुत तीव्रता के साथ भूतल पर विनाश करता है। भूकंप आता है, ठीक है, भूकंप आता है और क्या करता है? भूकंप के बारे में डिटेल में देखिए, डिटेल में जो आपकी सेकंड बुक है उसमें भूकंप के बारे में डिटेल दिया हुआ है, ठीक है। तो अभी आपको जितना समझ में आप लोग देख लीजिएगा, और जब आप इसको डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको एक एक लाइन क्लियर हो जाएगी। चलिए इसमें थोड़ा आगे देखिए। भूकंप के साथ भय जुड़ा हुआ है क्योंकि इससे बड़े पैमाने पर बहुत अधिक तीव्रता के साथ भूतल पर विनाश होता है। विनाश होगा तो भय तो होगा ही ना। अधिक जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्रों में तो ये आपदा कहर बरसा देती है। देखिए जहाँ पे जनसंख्या नहीं बसी हुई है, अब जनसंख्या नहीं बसी होगी तो क्या उधर पे घर मकान नहीं होंगे, बिजली नहीं होगी, किसी चीज़ की सुविधा नहीं होगी, ठीक है, जान का नुकसान नहीं होगा, जान के साथ साथ पैसे का नुकसान भी नहीं होगा। तो हाँ, तो हमें कोई दिक्कत है ही नहीं। लेकिन जहाँ पर बहुत घनी जनसंख्या है, यानी जनसंख्या घनत्व तो अधिक है, अगर वहाँ भूकंप आ जाता है तो क्या है कि बहुत ही कहर वाला मौसम, कहर वाला यानी आपदा कहर हो जाएगी। कैसे? एक तो बहुत लोग मर जाएंगे, ठीक है, लोग मरने के साथ साथ वहाँ पे लोग बसे हुए हैं तो क्या होगा? उनका घर मकान होगा, घर गृहस्थी होगी, उनकी बस्तियाँ बसी होगी, तो क्या होगा? उधर पे बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। संचार परिवहन होगा, सड़कों का परिवहन होगा, ठीक है, यानी सड़कें डली होंगी। सड़कें डली होने के साथ साथ क्या होगा? हर चीज़ की उधर पर सुविधा होगी। जैसे देखिए, ये ना सिर्फ बस्तियों को बुनियादी ढांचे
परिवहन, संचार व्यवस्था, संचार ठीक है, उद्योग यानी वहाँ पे फैक्ट्रियाँ लगी होंगी, दुकानें डली होंगी लोगों की, फैक्ट्रियों के साथ साथ वर्क के लिए लोग मतलब लोग होंगे वहाँ पे बहुत ज़्यादा। अगर उधर पे भीड़ होती है, वहाँ पे जनसंख्या घनत्व तो ज़्यादा है, तो जो है ये क्या होगा, बहुत ज़्यादा नुकसान हमारा होगा। उद्योग होंगे, इंडस्ट्री लगे होंगे, अन्य विकासशील क्रियाओं को ध्वस्त कर देता है, यानी ये सब जो क्रिया हैं उन सबको बर्बाद कर देगा, ठीक है। अपितु लोगों की पीढ़ियों से संचित पदार्थ और सामाजिक सांस्कृतिक विरासत भी नष्ट कर देगा। मतलब इनके कहने का क्या मतलब है, कुछ लोगों का पीढ़ियों से रखा हुआ सामान रहता है, संचित रहता है घर में, ठीक है, गृहस्थी रहती है उनकी, उस सारी गृहस्थी को नष्ट कर देता है। कुछ लोगों की पीढ़ियों के मकान बने रहते हैं वहाँ पे, मतलब तो मकान भूकंप की वजह से सब गिर जाते हैं, ठीक है, सामाजिक सांस्कृतिक विरासत गिर जाती है। अंग देखिए, ये लोगों को बेघर कर देता है, मर जाते हैं कुछ लोग घायल हो जाते हैं, कुछ लोगों की फैमिली सब ऐसी बर्बाद हो जाती है, घर टूट जाते हैं, सब लोग बेघर हो जाते हैं, काम से भी उनका जो है काम भी छूट जाता है, और इससे विकासशील देशों की कमज़ोर अर्थव्यवस्था पर गहरी चोट पड़ती है। अब लोग मरेंगे, सामान टूट फूट होगा, ठीक है, पैसे की बर्बादी होगी, लाइट वहाँ पे जो बिजली डली हो वो सब बर्बाद होगा, संचार, उद्योग, फैक्ट्रियाँ बर्बाद होंगी, तो क्या होगा, अर्थव्यवस्था पर तो चोट पड़ेगी ना। और वैसे ही देश कैसे हैं, विकासशील, यानी जो है देश अभी विकास की ओर बड़े हैं, कदम बढ़ाया है देश ने विकास की ओर, और नष्ट हो गया चीज़ें। अब चीज़ें नष्ट होंगी तो क्या होगा, विकासशील देशों की जो अर्थव्यवस्था है वो और थोड़ा कमज़ोर हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि पैसा खराब होगा तो कमज़ोर होगी अर्थव्यवस्था, ठीक है। लोग काम काज करते हैं, अगर वो लोग मरते हैं तो भी कमज़ोर होगी अर्थव्यवस्था, क्योंकि अर्थव्यवस्था किसके हाथ में रहती है, अर्थव्यवस्था जनता के हाथ में रहती है, ठीक है। जनता काम करेगी, जनता मेहनत करेगी, तो उसी प्रकार से क्या होगी, अर्थव्यवस्था का विकास होगा। चलिए अब आगे देखिएगा, ये मैप आप लोग देख लेना। देखिए भूकंप के प्रभाव, अब ये चीज़ तो हमने देख लिया। अब भूकंप के प्रभाव, भूकंप जिन क्षेत्रों में आते हैं उनमें सम्मिलित विनाशकारी प्रभाव पाए जाते हैं। तो कौन कौन से आपके विनाशकारी प्रभाव, तो ये कुछ आपका दिया हुआ है, भूतल पर और आपका मानवकृत ढांचों पर और जल पर। जैसे देखिए क्या होता है, भूतल पर अगर भूकंप आता है तो दरारें होती हैं, बस्तियां नष्ट होती हैं, भूस्खलन होता है, ठीक है, ध्रुवीकरण, यानी मान लीजिए भूकंप हो सकता है आपका जो है क्या है, बाढ़ आ जाए, ये सब चीज़ें आपकी होती रहती है, तो इसको देख लेना। जल पर अगर भूकंप आता है तो लहरों के जरिए क्या होता है, लहरों के जरिए पानी क्या होता है, पानी तटवर्तीय क्षेत्रों में आया, तो तटवर्तीय क्षेत्रों में जैसे ही पानी आता है तो वहाँ पर क्या होता है, तटवर्तीय क्षेत्रों में पानी आता है तो वहाँ पे लोग बसे रहते हैं, तो उन लोगों का नुकसान होता है, घर बार उनके टूट जाते हैं, लोग काफ़ी मर जाते हैं। जल गतिशील हो जाता है, गतिशील से क्या मतलब है, जल में गति हो जाती है, गति होगी तो क्या करेगा, अब जल जब चलने लगा है, जब पानी चलने लगा है तो क्या है, तटवर्ती क्षेत्रों में जाएगा और दबाव पड़ेगा, ठीक है। सुनामी को इसी को हम भूकंप, अगर आपका क्या है, भूकंप कहाँ पे है, भूकंप अगर समुद्र में आता है तो उसी को हम सुनामी कहते हैं। और इससे क्या होता है, लहरें बहुत ऊँची जाके नीचे गिरने लगती है, जिससे जो आपके तटवर्ती क्षेत्र हैं उधर पर पानी आ जाता है। अंग देखिए क्या है, इसके अतिरिक्त भूकंप के कुछ गंभीर और दूरगामी पर्यावरणीय प्रभाव होते हैं, ठीक है, ये परिणाम हो सकते हैं, इसको देखते हैं। जैसे देखिए पृथ्वी की परपटी पर, पृथ्वी की जो परपटी है, पृथ्वी की परपटी से मतलब है जो पृथ्वी का ऊपरी भाग है, ठीक है, पृथ्वी की परपटी पर धरातलीय भूकंप तरंगें दरारें डाल देती हैं, क्या करती हैं, जो परपटी होती है, जो ऊपरी भाग है पृथ्वी का, उसमें क्या होता है, भूकंप की वजह से दरारें हो जाती हैं। अब दरारें हो जाएंगी तो यहाँ नुकसान ही होगा ना। चलिए आगे देखिए, जिसमें से क्या होता है, पानी और दूसरा ज्वलनशील पदार्थ बाहर निकल आता है। अब दरारें हो गई तो पानी आएगा, ठीक है, दरारें होंगी, ठीक है, एक दरार एक नाली टाइप की बन जाएगी तो क्या होगा, उसमें पानी बहने लगेगा। इसके बाद क्या होगा, ज्वलनशील पदार्थ, जो आपका अंदर की साइड, आपको पता है कि जैसे आप पृथ्वी के नीचे की साइड जाते हैं तो उधर पे आपको पता है अंदर क्या है, घुला हुआ पदार्थ है, यानी लिक्विड है, ठीक है, अर्ध लिक्विड है, और मतलब सॉलिड, आपका तो सॉलिड तो है नहीं, यानी सेमी सॉलिड है। सॉलिड तो आपका ऊपर वाला पदार्थ है, लेकिन अगर आप बोलते हैं कोर में अगर आप देखते हैं तो बोला जाता है कि कोर में क्या है, आपका जो है लिक्विड पदार्थ भरा हुआ है। तो वो लिक्विड पदार्थ क्या होता है, बाहर की साइड आता है, और टेम्परेचर पृथ्वी के अंदर बहुत ज़्यादा है, ठीक है, प्रेशर भी बहुत ज़्यादा है, तो टेम्परेचर अगर पृथ्वी के अंदर ज़्यादा है तो वो पदार्थ जो बाहर निकलेगा कैसा निकलेगा, एक गर्म अवस्था के रूप में निकलेगा। लावा जो अंदर से निकलेगा वो कैसा निकलेगा, लावा जो निकलेगा गर्म निकलेगा, यानी ज्वलनशील पदार्थ निकलेगा बाहर और आसपास को डुबा देगा। अब बाहर बहुत तेज गर्म पदार्थ निकलेगा तो आसपास के क्षेत्र को खराब कर देता है, ठीक है। और अगर लोग बसे हों तो वो तो कुछ नुकसान होगा, एक तो बेघर, तो पहली बात तो लोग बेघर हो जाते हो, बेघर लोग क्या करेंगे, ठीक है, नुकसान ही होगा ना। बेघर लोग क्या कर सकते हैं, घर तो चाहिए ना रहने के लिए। भूकंप के कारण भूस्खलन भी होता है। भूस्खलन का क्या मतलब होता है, पृथ्वी नहीं, जैसे आपका पहाड़ है या कोई भी जगह है उसका हिस्सा टूट के गिर
जाना है, ठीक है। अब कोई ऊंचा पहाड़ है, उसका हिस्सा टूट के नीचे गिरता है और नीचे अगर बस्तियां बसी हुई हैं तो एक तो दब के लोग मारेंगे, ठीक है, और दूसरी बात क्या होगा कि वो घर बार सब नष्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर सड़कों पर क्या होता है, अगर सड़कों पर भूस्खलन आके गिर जाए, चट्टानें एकदम से सड़कों पर गिर जाती हैं तो क्या होता है कि मार्ग जो है अवरुद्ध हो जाते हैं, यानी जो गाड़ियां निकल रही थी वो गाड़ियां एकदम से रुक जाएंगी। कैसे जाएंगी, बीच में चट्टान गिर गई तो उससे क्या होगा, उससे भी नुकसान होता है। तो भूस्खलन अगर होता है, भूकंप के कारण भूस्खलन होता है, भूकंप के कारण अगर प्लेटें हिलेंगी प्लेटें तो क्या होगा, जो पहाड़ी पर्वत या भ्रंश होंगे, भ्रंश यानी मतलब जो पहाड़ होगा वो पहाड़ मजबूत ना हो, एकदम मतलब जल्दी से खिसक जाता हो, तो उससे क्या होगा, अगर हिलेगा तो वो तो खिसकेगा ना, बिल्कुल खिसकेगा तो वो नुकसान भी करेगा। जो नदी वाहिकाओं को अवरुद्ध कर देता है, भूस्खलन होगा तो नदियों वाहिकाएं यानी नदियों का मार्ग रोकेगा। अब नदियों का मार्ग रुकेगा तो आसपास के नदियों के किनारे तो वैसे भी गांव बसे होते हैं, क्योंकि गांव नदियों के किनारे इसलिए बसते हैं क्योंकि जो वहाँ पे जमीन होती है वो उपजाऊ होती है, पीने के लिए पानी की सुविधा होती है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें अगर हैं तो, और अगर नदी की वाहिकाओं को ये भूस्खलन की वजह से अवरुद्ध हो जाता है, मलबे की वजह से भूस्खलन होता है और चट्टाने गिरेगी और उसको नदी की वाहिकाओं को रोक देंगी तो क्या होगा, जैसे इसकी वाहिकाओं को रोकेंगी तो क्या होगा कि जो पानी नदी का है, जो नदी का पानी है वो कहाँ पे जाएगा, गांव की ओर चला जाएगा, जिससे क्या होगा, बाढ़ आएगी, ठीक है। वही चीज़ बता रखा है कि अवरुद्ध कर जलाशयों में बदल देता है। कई बार नदियां अपना रास्ता बदल लेती हैं जिससे प्रभावित क्षेत्र में बाढ़ और दूसरी आपदाएं आ जाती हैं। तो इससे क्या होगा कि पानी जो है गांव की साइड चला जाएगा, जिससे बाढ़ की स्थिति बन जाती है। भूकंप न्यूनीकरण, तो भूकंप को कम कैसे किया जा सकता है, कोई हमारे हाथ में तो है नहीं कि प्लेटें जो पृथ्वी की हिलेंगी उसको हम पकड़ लें, ऐसा तो कुछ हो नहीं सकता, लेकिन हम इसको थोड़ा कम कर सकते हैं। कैसे, दूसरी आपदाओं की तुलना में भूकंप अधिक विध्वंसकारी यानी बहुत ज़्यादा एक ऐसा है, बहुत ज़्यादा विनाशकारी है, क्योंकि अब परिवहन को रोक देता है। जैसे कि मैंने बताया कि अभी सड़कों पर अगर मान लीजिए चट्टानें गिर जाती हैं तो क्या होगा कि वाहन जो है रुक जाएंगे, नहीं जाएंगे ना, इससे इधर से उस साइड दूसरी साइड, संचार व्यवस्था रुक जाएगी, संचार टूट जाते हैं, तार बार आपके डले हों हिल के वो गिर जाएं, या फिर देखिए बिजली आपकी बिजली के खम्भे लगे हों सब टूट जाएं तो क्या होगा कि सब संचार की व्यवस्था सब वो भी नष्ट हो जाएगी, इसलिए लोगों तक राहत पहुंचाना कठिन हो जाता है। तो अब क्या होता है कि वहाँ के जो लोग होते हैं उधर तक भी पहुंचना लोगों को मुश्किल हो जाता है, ठीक है। अब तो खैर मतलब हवाई जहाज से लोग खाना पहुंचा देते हैं अगर कहीं पर भूकंप आए, लेकिन अगर इस प्रकार की स्थिति बनती है तो पहुंचना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि देखिए अगर कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है तो चीज़ें आपकी जो है पहुंचना मुश्किल पड़ जाता है, ठीक है, यानी जो है कांटेक्ट करना मुश्किल पड़ेगा। तो भूकंप को रोका नहीं जा सकता है, अतः इसके लिए विकल्प यह है कि इस आपदा से निपटने की तैयारी रखी जाए, यानी इसको रोक नहीं सकते, लेकिन अगर आपदा आती है और कुछ समय पहले हमें पता चलता है तो हम इसको रोक नहीं सकते, लेकिन इससे अपना बचाव कर सकते हैं। इससे होने वाले नुकसान को कम किया जा सकता है। इसके निम्नलिखित तरीके हैं। कैसे, पहली बात तो देखिए भूकंप नियंत्रित केंद्रों की स्थापना करें, जहाँ से भूकंप पर मतलब ये सब चीज़ें देखी जाएं, एक केंद्र स्थापित किया जाए एक अलग से, और पता किया जाए कि कहाँ पे भूकंप आता है और कहाँ पे भूकंप की स्थिति बन रही है। अगर स्थिति जहाँ पे भूकंप की ज़्यादा बनती है तो वहाँ पे बस्ती मत बसाओ। अब बस्ती नहीं बसाओगे तो लोग बच जाएंगे, लोग भी उधर पर नहीं रहेंगे तो उनका घर बार भी नहीं टूटेगा, ठीक है, जिससे भूकंप संभावित क्षेत्रों में लोगों की सूचना पहुँचाई जा सके, ठीक है। अगर भूकंप के केंद्र स्थापित होते हैं तो जहाँ पे लोग रहते हैं भूकंप वाले क्षेत्र में उन तक सूचनाएं पहुंचाई जा सकती हैं। जैसे देखिए जीपीएस याद रखना कि जो आपका जीपीएस अगर आपको याद हो, आप जीपीएस को मोबाइल में देखते हैं, मोबाइल में अगर आप देखेंगे तो आप लोकेशन देखते हैं तो जीपीएस से ही देखते हैं, तो जीपीएस आपका इसमें भी काम आएगा। भूकंप में भी आप लोकेशन देख सकते हैं कि कौन कौन से क्षेत्र कैसे हैं, कौन कौन से क्षेत्र आपके भूकंप संभावित हैं, तो आप जीपीएस से इसकी लोकेशन देख सकते हैं। तो जीपीएस है आपका अमेरिका का, यानी जीपीएस ऐप जो आपका गूगल के द्वारा डला हुआ होता है, गूगल भी आपका अमेरिका का है, यूट्यूब भी आपका अमेरिका की है, अमेरिका की ऐप है, उसके बाद जीपीएस भी आपकी अमेरिका की ही ऐप है। तो देखिए क्या है जीपीएस अमेरिका का है। और दूसरी बात इसका अगर आपसे फुल फॉर्म पूछे तो याद रखना जियोग्राफिकल पोजीशनिंग सिस्टम, ठीक है, याद रखना जियोग्राफिकल पोजीशनिंग सिस्टम यानी पोजीशन बता देता है, ठीक है। तो देखिए इसका जीपीएस सिस्टम की मदद से प्लेट हलचल का पता लगाया जा सकता है। इससे क्या होता है कि इससे हम प्लेट हलचलों का पता लगा सकते हैं, क्योंकि हमें इससे पता चल जाएगा कि प्लेटें कहाँ पे ज्वाइंट हो, जहाँ पे ज्वाइंट होंगी वहीं पे भूकंप देखने को अधिकतर मिलता है। देश में भूकंप संभावित क्षेत्रों का सुभेद्यता मानचित्र तैयार करना और संभावित जोखिम की सूचना लोगों तक पहुँचाना तथा उन्हें इसके प्रभाव को कम करने के बारे में शिक्षित करना, यानी पहले तो हमें एक मैप तैयार करना होगा। जैसे मान लीजिए अगर हम
इंडिया की बात करें, हम पूरी दुनिया की बात करें, तो पहले हम एक मैप तैयार करेंगे कि कौन कौन सा क्षेत्र कैसा है, भूकंप अगर आता है तो वहाँ पे असुरक्षित है, ठीक है। और भूकंप आएगा कहाँ, जहाँ पे प्लेटों का ज्वाइंट होगा वहीं पे आपको भूकंप देखने को मिलेगा। तो ऐसे क्षेत्र को हम क्या है, ऐसे क्षेत्र को हम क्या कर सकते हैं, लोगों को बता सकते हैं, ठीक है। ऐसे क्षेत्र में हम लोगों को बता सकते हैं कि अब भूकंप आने की ज़्यादा संभावना है, तो लोग वहाँ पे नहीं बसेंगे, या फिर लोग बसेंगे तो उस चीज़ को वो लोग क्या करेंगे, उस चीज़ से बचने के लिए कुछ अपने आप में कुछ चीज़ें कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है। तो इस चीज़ के लिए लोगों को शिक्षित किया जाए। दूसरी बात देखिए क्या है, भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में घरों के प्रकार और भवन डिजाइन में सुधार लाना, ठीक है। ऐसे घर वहाँ पे क्या होते हैं जहाँ भूकंप क्षेत्र होता है ना, जहाँ भूकंप प्रभावित क्षेत्र होता है वहाँ पे ऊंचे ऊंचे मकान नहीं बनाए जाते, ठीक है। ऐसे फैले हुए एकदम मकान बनाए जाते हैं, आपके कुछ इस प्रकार से फैले हुए मकान बनाए जाएंगे, ठीक है। ऊंचाई में अगर मकान बनाते हैं, ठीक है, ऊंचाई में अगर मकान बना दिया जाए और भूकंप आने से वो मकान हिलेगा, ठीक है, 4-5 मंजिल 6 मंजिल 10 मंजिल तक आपका जो है बना दिया जाए, और वहाँ पे जैसे ही आपका हिल जाएगा मकान तो क्या होगा, वो मकान गिरेगा, और वहाँ उस बिल्डिंग में जितने लोग रहेंगे उनका क्या होगा, और उस मकान में जो भी पैसा लगा हुआ है, जो भी उनका घर गृहस्थी रखा हुआ है उसका क्या होगा। इससे क्या होगा, बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा, बहुत ज़्यादा नुकसान होगा, ठीक है। तो ऐसे मकान डिजाइन किए जाएँ, क्या होता है कि ऐसे मकान डिजाइन किए जाएँ ऐसे क्षेत्र में जहाँ पर भूकंप प्रभावित क्षेत्र है, जैसे क्या हो कि उसमें कोई प्रभाव ही ना पड़े, ज़्यादा मकान गिरे ना, टूटे ना। ऐसे क्षेत्रों में ऊंची इमारतें, बड़े उद्योग संस्थान और शहरीकरण को बढ़ावा ना देना, यानी ऐसे क्षेत्र में ना तो ऊंची इमारतें बनाई हैं, और जब ऊंची इमारतें ना बनाई हैं लोग नहीं रहेंगे, ठीक है, और उद्योग नहीं रहेगा, यानी इंडस्ट्री नहीं लगी होगी, तो वैसे भी लोग नहीं बसेंगे, और लोग नहीं बसेंगे तो शहरीकरण तो वैसे भी नहीं होगा। तो इन सब चीज़ों को वहाँ से रोका जाए। क्यों, क्योंकि देखिए मान लीजिए लोगों ने बढ़िया सा इंडस्ट्री लगाया हुआ है, शहर में लोग बस गए, ऊंची इमारतें बन गई, यहाँ गया भूकंप, क्या होगा, सब नुकसानदायक हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए क्या है, अंततः भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में भूकंप प्रतिरोधी लगाए जाए, यानी जो भूकंप प्रतिरोधी इमारतें बनाई जाए, और सुभेद क्षेत्रों में हल्की निर्माण सामग्री का इस्तेमाल किया जाए, यानी ऐसी सामग्री लगाई जाए मकान में कि अगर लोगों पे वो गिरती भी है तो उससे लोग कैसे रहें, उससे लोग सुरक्षित रहें, ठीक है। ऐसी कमज़ोर सामग्री यानी हल्की सामग्री लगाई जाए मकान में कि मकान अगर गिर भी जाए तो लोगों को नुकसान ना पहुंचे, ठीक है, बच जाएं लोग। तो ऐसी चीज़ों के लिए कि बोला गया है कि इस चीज़ों से लोग बच सकते हैं। अब बात करेंगे भूकंप के बाद सुनामी, ठीक है। तो भूकंप के बाद बात करेंगे हम सुनामी। तो चलिए सुनामी की बात कर लेते हैं। तो देखिए भूकंप और ज्वालामुखी से महासागरीय धरातल में अचानक हलचल पैदा होती है। मैंने बार बार बताया है कि अगर भूकंप कहाँ पर आता है, अगर भूकंप महासागर में आता है तो हम उसको सुनामी कहते हैं। इस चीज़ को याद रखना। भूकंप स्थल पर आता है तो भूकंप, और अगर जल में आता है यानी महासागर में आता है या सागर में आता है तो हम उसको सुनामी कहते हैं, ठीक है। तो आप ये मत सोचना प्लेटों से मतलब ये नहीं होता है कि आप महाद्वीप गिन लें कि एक यूरोप हो गया, एक एशिया हो गया, एक ऑस्ट्रेलिया हो गया, एक उत्तर अमेरिका, एक दक्षिण अमेरिका। तो इस प्रकार से आप लोगों को नहीं गिनना है, आप लोगों को प्लेटें देखनी है। और प्लेटें क्या होती हैं, प्लेटें आपकी जो है, आप एक चीज़ बताइए कि आप एक कटोरे में पानी भर देते हैं, एक कटोरे में पानी, ठीक है, तो आपको कटोरे में अगर आप पानी भरते हैं, ठीक है, अगर इस एक बॉयल में आप पानी भर देते हैं तो क्या होगा, आपको पानी की ऊपर की परत दिखेगी, लेकिन क्या इस सतह दिखेगी, नहीं दिखती है ना। तो इसी प्रकार से आपका होता है कि जो परपटी होती है, परपटी आपकी एक तो आपकी कहाँ होती है, जहाँ पे आप स्थल में रह रहे हैं, और दूसरी परपटी आपकी एक महासागरीय परपटी होती है जो कि महासागर के नीचे होती है, ठीक है, महासागर के नीचे होती है। अब जो महासागर के नीचे परपटी है तो उसमें भी हलचल होगा, वो भी आपकी प्लेटें हैं, ठीक है, उसमें भी हलचल होगा, उसमें भी ज्वाइंट होगा। तो जो ज्वाइंट और जो हलचल, वहाँ पे ज्वाइंट की वजह से जो हलचल आपकी होती है तो वहाँ पे जो ज्वालामुखी फटते हैं, ठीक है, कहाँ पे, समुद्र के नीचे ज्वालामुखी फटते हैं और भूकंप भी आते हैं। आप लोग ऐसा मत समझना कि ये सब चीज़ें स्थल पे होती हैं, ठीक है, ये महासागर की नीचे सतह पे भी ये चीज़ें सारी होती हैं आपकी, ठीक है। ज्वालामुखी भी फटते हैं क्योंकि वहाँ भी प्लेटों के ज्वाइंट रहते हैं, और जहाँ भी प्लेटों के ज्वाइंट रहते हैं वहाँ पर भूकंप और ज्वालामुखी आना बहुत ही आम बात है। तो भूकंप और ज्वालामुखी से महासागरीय धरातल में जो अचानक हलचल पैदा होती है उसको महासागरीय जल का अचानक विस्थापन होता है, यानी महासागर जल एकदम से एक स्थान से दूसरे स्थान जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं। परिणाम स्वरूप क्या होता है, आपने ज्वार भाटा सुना होगा, ठीक है, ज्वार भाटा मीन्स क्या होता है, जल का ऊपर नीचे उठना, ठीक है। तो जब हलचल नीचे होगी जल में तो क्या होगा, जल का जो ऊपर का भाग है
वो कैसा होगा, वो हलचल आपकी ऊपर की साइड आपको दिखाई देगी, नीचे आपको सतह में नहीं दिखाई देगी महासागर के, लेकिन वो आपको हलचल कहाँ पे, जो महासागर के किनारे हैं, किनारे यानी आप अगर बोलें कि जो स्थल के तट क्षेत्र है, ठीक है, तटवर्ती क्षेत्र, वहाँ पे आपको चीज़ें देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो क्या होगा कि तटवर्ती क्षेत्रों में जो महासागर का पानी अचानक ऊपर की साइड उठता है, वो तटवर्ती क्षेत्रों के काफ़ी क्षेत्र उसको डुबा देता है। ठीक है, तो उससे क्या होता है कि परिणाम स्वरूप पानी ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर ऊंची तरंगों के रूप में उठता है, जिन्हें हम सुनामी कहते हैं, और बंदरगाह लहरें या भूकंप समुद्री लहरें भी कहते हैं, बंदरगाह लहरें भी कह देते हैं। क्यों? क्योंकि बंदरगाहों पर भी लहरें नुकसान पहुंचाती हैं, क्योंकि आपको पता है कि एक्सपोर्ट इनपुट यानी व्यापार करने के लिए, जो आपका विदेशी व्यापार है या बोले अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करने के लिए क्या होता है, समुद्र का ही उपयोग किया जाता है, और समुद्र का उपयोग, जहाज़ों का उपयोग किया जाता है, तो आपके पोर्ट बनाए जाते हैं किसके किनारे, तो आपके जो तटवर्ती क्षेत्र होता है उसी के किनारे पोर्ट बनाए जाते हैं। ठीक है, तो उसका बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है, तो उसको हम बंदरगाह लहरें भी बोल सकते हैं, सुनामी भी बोल सकते हैं, और उसको हम भूकंपीय समुद्री लहरें भी बोल सकते हैं, क्योंकि भूकंप के आने की वजह से समुद्र की लहरें, तो इसको हम भूकंप समुद्री लहरें भी कहते हैं। सामान्यतः शुरू में सिर्फ एक ऊर्ध्वाधर तरंग ही पैदा होती है, एकदम से आपको एक तरंग मिलेगी, परंतु कालांतर में जल तरंगों की एक श्रृंखला बन जाती है। अब एकदम से सबसे पहले तो एक ही तरंग आएगी ना, फिर एकदम से बहुत सारी तरंगें एक के बाद एक आएंगी। ठीक है, क्योंकि आरंभिक तरंग की ऊंचाई जो होती है, ऊंची शिखर और नीची गर्त के बीच जल अपना स्तर बनाए रखने की कोशिश करता है। ठीक है, पहला जो होता है, एक तो ऊपर जाएगी तरंग, तो देखिए क्योंकि प्रारंभिक तरंग की जो ऊंची शिखर होती है और नीची गर्त के बीच जल अपना स्तर बनाए रखने की कोशिश करता है। महासागर में जल तरंग की गति जल की गहराई निर्भर करती है। ठीक है, तो देखिए जहाँ पे क्या होता है, जहाँ पे बहुत गहरा हो, ठीक है, गहराई हो जहाँ पे, तो क्या होगा, गहराई जहाँ पे होती है वहाँ पे हमें जो तरंग है, तरंग का प्रभाव देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, तो अगर आप बीच समुद्र में चले जाएं, बिल्कुल बीच समुद्र में, तो वहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा कि बीच समुद्र में बहुत ज़्यादा गहराई होगी, और बहुत ज़्यादा गहराई होने की वजह से इन तरंगों का प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, इन तरंगों का प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा गहराई है, तो प्रभाव जैसे ऊपर ऊपर आता जाएगा ना, तो उसका प्रभाव धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। जैसे ही अगर आप देखते हैं, एक बात आप लोग बताने कि मान लीजिए रहा आपका इंडिया, इसके किनारे किनारे में सुनामी आती है, क्या सुनामी का प्रभाव यहाँ पर भी वही दिखता है, मतलब इस क्षेत्र में भी वही प्रभाव दिखेगा जो आपको इस किनारे पे दिख रहा है? नहीं दिखता ना। तो वही चीज़ है आपकी, वही चीज़ क्या होती है कि मान लीजिए गहरा समुद्र बहुत ज़्यादा, यहाँ पे मान लीजिए इसकी प्लेट में क्या हुआ, इधर पे भूकंप आया तो थोड़ा ऊपर भूकंप, इधर के इसके आसपास बहुत ज़्यादा प्रभाव दिखेगा, बहुत ज़्यादा, लेकिन जैसे जैसे भूकंप ऊपर की साइड होता जाएगा तो प्रभाव आपका वैसे ही कम होता जाएगा। लेकिन आपने देखा होगा कि क्या होता है, महासागर जो हमारा स्थलमंडल है, स्थलमंडल का जो तटीय क्षेत्र होता है, वहाँ पे समुद्र की गहराई कम रहती है, और जैसे ही समुद्र की गहराई कम मिलती है तो इसी तटवर्तीय क्षेत्र में हमें भूकंपीय तरंगों का प्रभाव बहुत ज़्यादा मिलता है। और अगर समुद्र की गहराई ज़्यादा हो, वहाँ पर भूकंपीय तरंगों का प्रभाव आपको नहीं मिलेगा। इसकी गति उथले समुद्र से ज़्यादा और गहरे समुद्र में कम होती है। कैसी होती है? उथले समुद्र में ज़्यादा होती है और गहरे समुद्र में कम होती है। जहाँ पे समुद्र की गहराई बहुत ज़्यादा हो, वहाँ पे इसका प्रभाव आपको बहुत कम, ना के बराबर देखने को मिलेगा। परिणामस्वरूप महासागरों के अंदरूनी भाग में इसके प्रभाव आपको कम देखने को मिलेंगे। तटीय क्षेत्रों में ये तरंगें ज़्यादा प्रभावित होती हैं। तटवर्ती क्षेत्र में क्या होगा, प्रभाव आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा और व्यापक नुकसान पहुंचाती हैं। इसलिए समुद्र में जलपोत पर सुनामी का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो जलपोत आपके बीच समुद्र में चलेंगे ना, बीच समुद्र में जब जलपोत चलते हैं तो वहाँ पर उसका प्रभाव नहीं देखने को मिलता है। अब बीच समुद्र में कहाँ से देखने को मिलेगा, बहुत ज़्यादा गहरा रहेगा समुद्र। सुनामी का कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता है किस पर, जलपोत पर, क्योंकि जलपोत बीच समुद्र में चलते हैं। समुद्र के आंतरिक गहरे भाग में तो सुनामी महसूस भी नहीं होती, यानी इतनी कम होती है कि ना के बराबर बोला ना मैंने, यानी महसूस भी नहीं कर सकते हैं आपके यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सुनामी आई हुई है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि गहरे समुद्र में सुनामी की लहरों की लंबाई कैसी होती है, बहुत अधिक हो जाती है। ठीक है, अब लंबाई अधिक हो गई तो ऊंचाई इसकी कम हो जाती है। ठीक है, इस प्रकार से फैल गई इसकी तरंग तो ऊंचाई तक ज़्यादा नहीं जा पाती है। तो वही चीज़ है कि जहाँ लंबाई कम वहाँ ऊंचाई, जहाँ लंबाई कम वहाँ ऊंचाई ज़्यादा, और जहाँ ऊंचाई कम वहाँ पे
लंबाई ज़्यादा, ठीक है, दोनों का अपोजिट सिस्टम रहेगा। देखिए जैसे जैसे क्या होता है कि लंबाई अधिक होती है गहरे समुद्र के बीच, ठीक है, वो तरंगें जो है बहुत ज़्यादा इस प्रकार से फैल जाती हैं इस प्रकार से, तो इनकी जो ऊंचाई होती है वो ज़्यादा ऊंचाई तक नहीं जा पाते। तो यहाँ पर ऊंचाई कम है, और ऊंचाई कम है तो क्या है, जलपोत पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसलिए समुद्र के इस भाग में सुनामी जलपोत को 1 या 2 मीटर तक ही ऊपर उठा पाते हैं। अब 1 या 2 मीटर ऊपर उठाएगी तो क्या फ़र्क पड़ेगा, कुछ महसूस तक नहीं हो पाता है, और वह भी कई मिनट में, यानी 1-2 मीटर ऊपर उठाएगी और समय भी बहुत ज़्यादा लेती है, यानी कई मिनट ले जाती है। तो इससे क्या होता है कि प्रभाव नहीं पड़ता और हमें महसूस भी नहीं होता है। इसके विपरीत क्या होगा, जब सुनामी उथले समुद्र में प्रवेश करती है, यानी किनारों यानी तटवर्ती क्षेत्रों में प्रवेश करती है, इसकी तरंग लंबाई कम हो जाती है, ठीक है। अब क्या है, इसकी तरंग लंबाई कम हो गई, क्योंकि जो है इस प्रकार से मान लीजिए ये रहा क्षेत्र, ठीक है, ये रहा हमारा इस प्रकार से समुद्र, यहाँ पे भूकंप आया, ठीक है, और भूकंप आते ही इसको इस प्रकार से ये आ जाएगा, यानी बहुत कम लंबाई है, और बहुत कम लंबाई के कारण क्या होगा, इसकी जो लंबाई है इधर पे अगर फैलेगा और लंबाई इसकी कम होगी तो ये ऊंचाई तक ज़्यादा जाएगी तरंग, ठीक है। इसलिए तरंग लंबाई कम होती चली जाती है, और वही रहता है समय, वही रहता है समय आपका वही है। और इससे क्या होगा, जैसे इसकी लंबाई कम होती जाएगी, समय एक ही है, तो ऊंचाई ज़्यादा बढ़ती जाएगी। अब ऊंचाई ज़्यादा का क्या मतलब है, जो पानी है समुद्र का वो ऊपर की साइड ऊंचाई तक ऊपर उठना, और जब ऊपर तक ऊंचाई तक ऊपर समुद्र में पानी उठेगा तो क्या करेगा, वापस तटवर्ती क्षेत्रों पर गिरेगा और उसको डुबा देगा, ठीक है। इसी को हम कहते हैं सुनामी। कई बार तो इसकी ऊंचाई 15 मीटर तक देखी गई है, या इससे भी अधिक हो सकती है। इसके तटीय क्षेत्रों में भीषण विध्वंस होता है, यानी बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, इसलिए उथले जल की तरंगें भी कहा जाता है। क्या बोला जाता है, उथले जल। कैसी उथले जल की तरंगें, क्यों, क्योंकि उथले जल में आती हैं। सुनामी आमतौर पर प्रशांत महासागरीय तट पर, जिसमें अलास्का आपका किसका हिस्सा है, एग्जाम में पूछा गया है कई बार, अलास्का किसका हिस्सा है, तो अलास्का आपका अमेरिका का हिस्सा है। जापान आपका जो है, जापान आपका दो प्लेटों पर स्थित देश है। इसके बाद फिलीपींस, इसके बाद दक्षिण पूर्व एशिया के दूसरे द्वीप इंडोनेशिया, मलेशिया तथा हिंद महासागर में म्यांमार, श्रीलंका और भारत के तटीय भागों में ये चीज़ जो है सुनामी आती रहती है। तट पर पहुंचने पर सुनामी तरंगें बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा निर्मुक्त करती हैं, क्योंकि जैसे तटवर्ती क्षेत्रों में स्थल पर आती हैं इनमें बहुत ज़्यादा ऊर्जा मुक्त होती है। और ऊर्जा जब मुक्त होती है तो क्या करेगी, ऊर्जा मुक्त होगी तो नुकसान किसको पहुँचाएगी, तो नुकसान तटवर्ती क्षेत्र को पहुँचाती है, और वहाँ के जो लोग रहते हैं, या फिर आप बोले वहाँ पर बंदरगाह होते हैं, जो आपके पोर्ट होते हैं, उनको नुकसान पहुँचाती है। और समुद्र का जल तेजी से तटीय क्षेत्रों में घुस जाता है, और बंदरगाह, शहरों, कस्बों, अनेक प्रकार के ढांचों, इमारतों और बस्तियों को तबाह करके रख देता है। चूँकि विश्व भर में तटीय क्षेत्रों में जनसंख्या सघन होती है। तटवर्ती क्षेत्रों में जनसंख्या सघन क्यों होती है, क्योंकि देखिए वहाँ पे जो है आपके व्यापार का ज़्यादा सिस्टम रहता है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का, तो काम लोगों को ज़्यादा मिलता है, ठीक है, रोजगार ज़्यादा मिलता है। तो अब लोग बाग क्या करेंगे, रोजगार जब ज़्यादा मिलता है तो तटवर्ती क्षेत्रों में जाके रहने लगते हैं, झुग्गी फट्टी बना के, और वहाँ पर काम करने के लिए लोग बाग रुक जाते हैं। और मछुआरे भी तो आपके तटवर्ती क्षेत्रों में रहते हैं, और ये क्षेत्र बहुत से मानव गतिविधियों के केंद्र होते हैं, ठीक है, यानी बहुत सारे मानव यहाँ पर रहते हैं। तो सुनामी प्रभावित क्षेत्र इस प्रकार से आप देख सकते हैं, सब कुछ टूट फूट जाता है, बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है। इसके बाद देखिए, अतः यहाँ दूसरी प्राकृतिक आपदाओं की तुलना में सुनामी अधिक जान मान का नुकसान कराती है, ठीक है। जैसे और छोटी छोटी आपकी जो चीज़ें हैं आती हैं, चीज़ें से मतलब है आपका आपदाएं, वो आपदा उतना नुकसान नहीं पहुँचाती हैं जितना तटवर्ती क्षेत्र में सुनामी नुकसान पहुँचाती है। अब देखिए आगे देखते हैं, थोड़ा आगे देखेंगे, दूसरी प्राकृतिक आपदाओं की तुलना में सुनामी के प्रभाव को कम करना कठिन है। अब ये जल के पानी को वो समुद्र के पानी को आप लोग रोक सकते हैं क्या, तो उसको प्रभाव को कम थोड़ा ना कर सकते, उससे बच सकते हैं, बस इतना ही हो सकता है। प्रभाव को कम करना कठिन है, क्योंकि इससे होने वाले नुकसान का पैमाना बहुत बृहद है। बृहद मीन्स होता है बड़ा, ठीक है। किसी अकेले देश या सरकार के लिए सुनामी जैसी आपदा से निपटना संभव नहीं है, यानी एक देश या एक राज्य सोचे कि हम तो निपट लेंगे सुनामी से, तो कोई मतलब ये क्या है, ये आपकी दुनिया की आपदा है, ठीक है, ये आपकी ग्लोबल आपदा है, यानी पूरे विश्व की आपदा है, आप एक इंसान इससे नहीं निपट सकता है। अतः इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय वो बनाने होंगे, आपको अंतर्राष्ट्रीय स्तर के प्रयास करने होंगे, ठीक है। जैसा कि 26 दिसंबर 2004 को आई सुनामी के समय किया गया था, क्या किया गया था, जिसके कारण 3 लाख से अधिक लोगों की जान चली गई थी, ठीक है, कब, 2004 की सुनामी से। इस सुनामी आपदा के बाद भारत ने अंतर्राष्ट्रीय सुनामी चेतावनी तंत्र में शामिल होने का फैसला किया। अंतर्राष्ट्रीय से क्या मतलब है, इंटरनेशनल यानी कई देश, ठीक है, यानी एक देश नहीं कई देश। आगे देखिए, उष्णकटिबंधीय चक्रवात, हाँ ये आपका सुनामी खत्म हो गया। अब हम बात करेंगे उष्णकटिबंधीय चक्रवात की, तो चलिए 1 मिनट के लिए आप जल्दी इसको देख लेते हैं कि उष्णकटिबंधीय चक्रवात क्या होते हैं।
तो मैंने आपको कई बार समझाया है। ये रहा आपका 0 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, ये रहा आपका 23.5 नॉर्थ जिसको हम कर्क कहते हैं, और ये रहा आपका 23.5 साउथ, ठीक है, ये नॉर्थ हो गया, ये हो गया आपका नीचे वाला साउथ, ठीक है। तो ये क्षेत्र हो गया आपका, ठीक है, ये क्षेत्र हो गया आपका कितना 23.5 से 23.5 तक। अब ये जो क्षेत्र है आपका 23.5 से 23.5 तक, ये क्षेत्र आपका कहलाता है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। अब जब उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है और इसमें जो चक्रवात आएंगे, इसमें जो तूफान आएंगे, इसमें जो चक्रवात आएंगे, इसको ही हम क्या कहेंगे, उष्णकटिबंधीय चक्रवात। क्यों? क्योंकि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आ रहे हैं। तो आपको भी पता है हमारा इंडिया कहाँ पड़ता है बीच में, तो 23.5 वाली जो आपकी नॉर्थ रेखा है, यानी जो कर्क रेखा है, वो भारत को 2 भाग में डिवाइड कर देती है। तो भारत का एक हिस्सा तो आपका जो है उष्णकटिबंधीय में आता है और दूसरा हिस्सा आपका ऊपर का। तो ऊपर के हिस्से की हम बात नहीं करेंगे, अभी हम इसी हिस्से की बात करेंगे, नीचे वाले की। तो चलिए अब नीचे वाले हिस्से की बात करते हैं, यानी जो हमारा साउथ का हिस्सा है, जो हमारा पेनिनसुला इंडिया है, या जो हमारा कौन सा, जो हमारा प्रायद्वीप भारत है, उसकी बात करेंगे। तो उष्णकटिबंधीय चक्रवात कम दाब वाले उग्र मौसम तंत्र हैं, यानी ये आते कहाँ हैं, तो जहाँ पे इनको कम दाब मिलता है। 1 मिनट के लिए आप एक चीज़ बताइए, क्या होता है कि मैंने आपको जब पढ़ाया था, मैंने आपको जलवायु पढ़ाई थी, मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि वायु किस से किस साइड बहती है। तो वायु को जहाँ पे कम दाब मिलता है और वायु जहाँ पे ज़्यादा दाब वाली होती है, तो ज़्यादा दाब जहाँ होता है वो वायु क्या करती है, कम दाब वाले की ओर मतलब भागना स्टार्ट करती है। और जैसे ही कम दाब वाले की ओर भागना स्टार्ट करती है, तो मान लीजिए बहुत कम दाब है, ठीक है, एक स्थान पर बहुत कम दाब है और एक स्थान पर बहुत ज़्यादा दाब है। तो देखिए बहुत कम बहुत ज़्यादा दाब की वजह से क्या होगा, बहुत ज़्यादा बीच में अंतर आ जाएगा, तो वायु की जो गति होगी बहुत तेज होगी, ठीक है, बहुत तेज गति होगी। और ठीक है, और जो आपके चक्रवात आते हैं, तो एक प्रकार का क्या होता है, एक प्रकार के आपका हवा का बवंडर ही तो होता है। तो जैसे ही ज़्यादा दाब वाली वायु कम दाब वाले क्षेत्र की ओर भागती है और बहुत ज़्यादा अंतर होने की वजह से बहुत तेज भागती है, तो वो जो हवाएं होती हैं आपकी एक बवंडर टाइप का गोल गोल चक्र बना लेती हैं, ठीक है। आपने चक्रवात की फोटो भी देखी होंगी, कई बार नहीं देखी तो गूगल करके देख लेना। तो पूरा गोल गोल बवंडर एकदम से घूमने लगता है, जैसे ही गोल गोल बवंडर घूमने लगता है, तो उसको ही हम चक्रवात कहते हैं। और वो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आए तो हम उसको क्या कह देंगे, उसको हम उष्णकटिबंधीय चक्रवात कह देंगे। अगर शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आए तो उसको हम शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात कह देंगे। लेकिन अभी तो हम भारत की बात कर रहे हैं, तो भारत आपका उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में ही है, तो उष्णकटिबंधीय चक्रवात की बात हम करेंगे। अब देखिए कितने कितने हिस्से में आएगा, तो मैंने आपको 23.5 वाला बताया। तो देखिए 30 उत्तर से लेके 30 दक्षिण अक्षांशों के बीच पाया जाता है। ये आमतौर पर 500 से 1000 किलोमीटर क्षेत्र में फैला होता है और इसकी ऊर्ध्वाधर ऊंचाई, अगर आप इसकी ऊंचाई देखते हैं तो कितनी होती है, ऊंचाई बताइए चक्रवात की, अगर नीचे से अगर आप बात करते हैं तो यहाँ से अगर आप इसकी 12 से 14 किलोमीटर ऊंचाई हो सकती है, ठीक है। जितना ऊंचा होगा उतना ज़्यादा नुकसान करेगा, जितना तेज होगा उतना ज़्यादा नुकसान करेगा, ठीक है। हवा आपकी जितनी तेज होती है उतना ही तेज नुकसान करती है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात या प्रभंजन एक ऊष्मा इंजन की तरह कार्य करता है, ठीक है, ऊष्मा इंजन की तरह कार्य करता है। क्यों? क्योंकि इससे हवा का ही सिस्टम आपका सब रहता है, जिसे ऊर्जा प्राप्ति समुद्र सतह से प्राप्त जल वाष्प की सघन प्रक्रिया में छोड़ी गई गुप्त ऊष्मा से होती है। इसमें क्या होती है, जैसे कि आपका संघनन नहीं संघनन है, ठीक है। संघनन क्या होता है, आपका कंडेंसेशन होता है। कंडेंसेशन से क्या मतलब होता है, जैसे कि आपका जल वाष्प जो होता है ऊपर की साइड जाता है, यानी क्षोभमंडल में जल वाष्प गर्म होकर ऊपर की साइड जैसे ही उठता है, तो इसमें क्या होता है, जैसे ही संघनन करते समय जो ऊपर की साइड आपकी जल वाष्प ऊपर उठती है, ऊपर उठने के कारण क्या होता है, जो है ऊपर उठने के कारण टेम्परेचर कम होता है और जल वाष्प होता है ठंडा पड़ जाता है। और जैसे ही जल वाष्प ठंडा होता है तो भारी हो जाता है, भारी होने के कारण वो बूंदों के रूप में परिवर्तित हो जाता है। बूंदों के रूप में परिवर्तन होने के कारण क्या होता है, वो आपको बारिश के रूप में मिल जाता है। तो जो प्रक्रिया होती है इसको हम कहते हैं संघनन, ठीक है, यानी कंडेंसेशन। अब इस प्रक्रिया को हम संघनन कहते हैं। लेकिन ये जो प्रक्रिया है आपकी, क्या हुआ कि जब आपका पानी जो है जल वाष्प बना तो उसमें एक ऊर्जा लगी, ठीक है, उसमें एक ऊर्जा लगी जिसको हम गुप्त ऊष्मा कहते हैं, ठीक है। ऊष्मा लगी उसमें एक, और उसको हम गुप्त ऊष्मा कहते हैं, ठीक है। और वो ऊष्मा रिलीज हो जाती है संघनन की प्रक्रिया के बाद, यानी जैसे ही कंडेंसेशन होता है तो वो ऊष्मा फिर से मुक्त हो जाती है, छूट जाती है। और वो मुक्त ऊष्मा क्या करता है, वो मुक्त ऊष्मा से क्या होता है, ऊष्मा अगर है उसके पास, यानी एक शक्ति टाइप की उसके पास आ जाती है, किसके पास, चक्रवात के पास, ठीक है, वो उससे और ज़्यादा
प्रभाव इस पर पड़ने लगता है। आगे देखिए क्या होता है, उष्णकटिबंधीय चक्रवात की उत्पत्ति के बारे में वैज्ञानिकों में मतभेद है। इसकी उत्पत्ति के लिए वैज्ञानिक प्रारंभिक स्थितियों का होना आवश्यक है। तो इसको थोड़ा देखते हैं क्या है। तो देखिए इसमें क्या है, लगातार और पर्याप्त मात्रा में उष्ण व आर्द्र वायु। एक तो उष्ण मीन्स होता है गर्म, ठीक है, आर्द्र मीन्स उसमें बहुत ज़्यादा जो है आपका वायुमंडल में क्या हो, जल वाष्प हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, आर्द्रता। तो एक तो आपका गर्म हो, दूसरा आर्द्रता हो, ठीक है। तो उष्ण व आर्द्र वायु की सतत उपलब्धता, यानी ये चीज़ें आपकी चलती रहती हैं, जिससे बहुत बड़ी मात्रा में गुप्त ऊष्मा निर्मुक्त होती है, ठीक है। अब देखिए जब आर्द्रता ज़्यादा रहेगी यानी जलवाष्प ज़्यादा रहेंगे तो बारिश ज़्यादा होगी, और बारिश से मतलब क्या है कि जैसे ही जो आपका आर्द्रता है, जो वायुमंडल में जलवाष्प है, वो जलवाष्प जैसे ही आपके ऊपर की साइड जाएंगे तो ऊपर की साइड क्या होंगे, जलवाष्प ठंडे होंगे, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर गिरने लगता है, ठीक है। वही बार बार स्थिति आपकी आ रही है कि टेम्परेचर गिरेगा तो बारिश आपकी यहाँ से नीचे की साइड होने लगती है, और जैसे जहाँ पर गर्म क्षेत्र रहेगा वहाँ पे आपका जलवाष्प ज़्यादा होगा, वहीं पे बारिश ज़्यादा रहेगी, ठीक है। तो क्या होगा, वहाँ पे ऊर्जा का मुक्त होना ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा। ज़्यादा ऊर्जा मुक्त होगी तो क्या है कि भूकंप की स्थिति, भूकंप नहीं, जो आपके चक्रवात हैं, चक्रवात की स्थिति ज़्यादा बनेगी। दूसरी बात बोली कि जहाँ पे तीव्र कोरियोलिस बल जो केंद्र में निम्न वायुदाब को भरने ना दे, ठीक है। क्या होता है, भूमध्य रेखा के आसपास 0 से 5 कोरियोलिस बल होता है और परिणाम स्वरूप यहाँ के चक्रवात उत्पन्न नहीं होते हैं। तो इसमें क्या होता है आपका कि जो तीव्र कोरियोलिस बल होता है, तो कोरियोलिस बल आपका जो है पृथ्वी के घूमने के कारण ही आप कह सकते हैं कि कोरियोलिस बल की उत्पत्ति होती है। ये भूमध्य रेखा के आसपास 0 रहता है। एग्जाम में पूछा जाता है कोरियोलिस बल जो आपका है सबसे ज़्यादा कहाँ रहता है और सबसे कम कहाँ रहता है। तो भूमध्य रेखा के आसपास 0 से 5 कोरियोलिस बल कम होता है, ठीक है। इससे भी बल क्या होता है, कम होता है, और परिणाम स्वरूप यहाँ के चक्रवात उत्पन्न नहीं होते। अब कोरियोलिस बल बहुत कम है, ठीक है, और कोरियोलिस बल जब आपका कम होगा तो हवाओं का जो क्या है, हवाओं का जो मुड़ना है वो आपको बहुत कम देखने को मिलेगा, ठीक है। जो आपको मैंने बताया था कि हवाएं कोरियोलिस बल के कारण मुड़ जाती हैं, वो मुड़ना कोरियोलिस बल के कारण आपको यहाँ पे बहुत कम देखने को मिलेगा। और जब हवाएं मुड़ेंगी नहीं, ठीक है, तो क्या होगा, मुड़ेंगी नहीं तो क्या होगा, आपके इधर पर चक्रवात भी देखने को कम मिलेंगे। तो भूमध्य रेखा पर चक्रवात देखने को आपको कम मिलेंगे। क्षोभमंडल में अस्थिरता, जिससे स्थानीय स्तर पर निम्न वायुदाब क्षेत्र बन जाता है, इन्हीं के कारण इन्हीं के चारों ओर चक्रवात भी विकसित हो जाते हैं। अब जैसे ही कम वायुदाब क्षेत्र बनेगा ना, मान लीजिए, ठीक है, एक स्थिति ऐसी है, एक स्थिति ऐसी है, ठीक है। अब आप इधर पे मान लें कि इधर पे आपका ज़्यादा वायुदाब है, यहाँ पे वायुदाब कम है, ठीक है। तो यहाँ से जो हवाएं चलेंगी इस क्षेत्र से क्या करेंगी, इस साइड की ओर भागना स्टार्ट करेंगी, ठीक है। तो वही चीज़ इन्होंने बता रखा है कि इस साइड की ओर भागना स्टार्ट करेंगी, ठीक है। तो क्या होता है, यहाँ पे फिर बनेंगे चक्रवात, क्योंकि वो हवाएं क्या है, इकट्ठे एक साथ भागना स्टार्ट करेंगी ना, एक साथ भागने स्टार्ट करने की वजह से वहाँ पे एक आपका इस प्रकार से गोल गोल चक्र बन जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से गोल गोल चक्र बनेगा, ठीक है। इसी प्रकार से तो आपका तूफान आता है, तूफान, ठीक है। इसी प्रकार से आपका गोल गोल करके क्या बनते हैं, चक्रवात बनते हैं। मजबूत ऊर्ध्वाधर वायुफान की अनुपस्थिति जो नम और गुप्त ऊष्मा मुक्त होने से ऊर्ध्वाधर बहाव को अवरुद्ध कर देती है, यानी उसके बहाव को रोक देती है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात की संरचना, तो ये देखिए उष्णकटिबंधीय चक्रवात की संरचना, चलिए इसको और देखेंगे कि उष्णकटिबंधीय चक्रवात की संरचना किस प्रकार से बनती है। तो देखिए उष्णकटिबंधीय चक्रवात में वायुदाब प्रवणता बहुत अधिक होती है। क्या होती है, वायुदाब प्रवणता, प्रवणता मीन्स होता है ढलान। वायुदाब प्रवणता अधिक होने के कारण क्या होगा, उष्णकटिबंधीय चक्रवात बनते हैं आपके। क्योंकि आपको पता है कि जो आपका उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है, यहाँ पे क्या होता है कि वो बहुत ज़्यादा गर्म होने की वजह से यहाँ पे जो है, यहाँ जलवाष्प ज़्यादा बन जाता है। जलवाष्प ज़्यादा होने की वजह से यहाँ पे जो वायुदाब है बहुत कम मात्रा में हो जाता है, और वायुदाब जब कम होगा तो जहाँ पे वायुदाब ज़्यादा है वहाँ से हवाएं इसके साइड भागना स्टार्ट करती हैं, ठीक है। चक्रवात का केंद्र गर्म वायु तथा निम्न वायुदाब और मेघ रहित क्रोध होता है। इसे तूफान की आंख कहते हैं। जो बीच में होता है चक्रवात के एकदम, उसको क्या कहते हैं, एक तो क्या होता है, चक्रवात का केंद्र जो होता है गर्म वायु तथा निम्न वायुदाब, ठीक है, और मेघ रहित कोड होता है। ना तो यहाँ पे गर्म वायु मिलेगी आपको, ना और क्या है, निम्न वायुदाब और मेघ रहित होता है, यानी यहाँ पे आपको चीज़ें देखने को नहीं मिलती हैं। वो उसको हम क्या कहते हैं, बीच में बिल्कुल होता है, उसको कहते हैं हम तूफान की आंख। सामान्यतः समदाब रेखाएं, यानी समदाब रेखाओं से मतलब है आपकी प्रेशर वाली जो रेखाएं हैं, कहाँ पे ज़्यादा हैं कहाँ पे कम, ठीक है। समदाब रेखाएं एक दूसरे के नज़दीक होती हैं तो उच्च वायुदाब प्रवणता का प्रतीक है, ठीक है। वायुदाब प्रवणता जो है आपकी 14 से 17 मिलीबार और 100 किलोमीटर के आसपास होता है।
कई बार यह 60 मिलीबार से 100 किलोमीटर तक हो सकता है। केंद्र में पवन पट्टी का विस्तार आपका 50 से 150 किलोमीटर तक होता है। आगे देखिए क्या है, भारत में चक्रवातों का क्षेत्रीय और समयानुसार वितरण। भारत की आकृति जो है आपकी प्रायद्वीप है और इसके पूर्व में बंगाल की खाड़ी और पश्चिम में अरब सागर है, तो वो तो आपको आसानी से पता है। अतः यहाँ आने वाले चक्रवात इन्हीं दो जलीय क्षेत्रों में पैदा होते हैं, ठीक है, मानसूनी मौसम के दौरान। और ये जो आपके क्षेत्र है ना, तो ये आपके 30 उत्तर अक्षांश से लेकर 30 उत्तरी अक्षांश से लेकर 30 दक्षिणी अक्षांश के बीच में ही है आपके, ठीक है, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर, ठीक है। तो यहाँ पे जो चक्रवात पैदा होते हैं वो क्या करते हैं, वो क्या है, जो आपके भारत को है हिट करते हैं, यानी भारत को नुकसान पहुँचाते हैं। मानसूनी मौसम के दौरान चक्रवात जो है आपका 10 से 50 उत्तर अक्षांशों के बीच पैदा होता है। बंगाल की खाड़ी में चक्रवात ज़्यादातर अक्टूबर और नवंबर में आते हैं, ठीक है। यहाँ ये चक्रवात 16 से 21 उत्तर यानी अक्षांश की बात कर रहा है तथा 32 पूर्व देशांतर के पश्चिम में पैदा होते हैं, परंतु जुलाई में सुंदरबन डेल्टा के करीब 18 उत्तर 90 पूर्व देशांतर से पश्चिम में उत्पन्न होते हैं। चक्रवातों की बारंबारता यानी चक्रवातों का बार बार आना रास्ता और समय तालिका में दिया हुआ है। तो देखिए कब कब आए, तो देखिए आपका कुछ समय दिया हुआ है कि जनवरी में बंगाल की खाड़ी में, अरब सागर में, तो ये आपको देखना हो तो देख लेना। अब देखिए उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के परिणाम क्या निकलते हैं। आ गए चक्रवात, लेकिन इसके परिणाम क्या निकलते हैं यह पहले बताया जा चुका है कि उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की ऊर्जा का स्रोत उष्ण आर्द्र वायु से प्राप्त होता है, ठीक है। उष्ण आर्द्र वायु जो गुप्त ऊष्मा है उससे प्राप्त होता है। अतः समुद्र से दूरी बढ़ने पर, जैसे ही समुद्र से दूरी बढ़ती जाती है स्थान की, चक्रवातों का बल कमजोर हो जाता है। यानी अगर आप बोले कि एमपी में चक्रवात आते हैं क्या, नहीं आते। क्यों? क्योंकि एमपी एक तो आपका बीच में है बिल्कुल भारत के, और दूसरी बात समुद्र से बहुत दूर है, ठीक है। समुद्र से मतलब बिल्कुल भी उसका जो है बॉर्डर समुद्र से कहीं नहीं लगता है। यूपी में अगर आप चक्रवात की बात कर दे तो यूपी में आपको चक्रवात नहीं मिलेंगे। चक्रवात आपको कहाँ मिलेंगे, चक्रवात मिलेंगे आपको कहाँ पे, तो चक्रवात आपको समुद्र के किनारे मिलते हैं, यानी तटवर्ती क्षेत्रों में मिलेंगे। भारत में चक्रवात जैसे जैसे बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से दूर जाते हैं उनका बल कमजोर होता जाता है। तटीय क्षेत्रों में अक्सर उष्णकटिबंधीय चक्रवात की जो स्पीड होती है 180 किलोमीटर प्रति घंटा होती है, बहुत ज़्यादा होती है। मतलब इतनी स्पीड से टकराते हैं कहाँ पे, तटवर्तीय क्षेत्रों में। इससे तूफानी क्षेत्र में समुद्र तल की असाधारण रूप से ऊपर उठता है। अब इतनी तेजी से टकराएंगे तो क्या होगा कि वो समुद्र का जो पानी होगा, इतनी तेज जब गति से आ रही है आपका चक्रवात, तो इतनी तेज गति से आने के कारण जो समुद्र का पानी होगा बहुत तेज गति से ऊपर उठेगा, ठीक है। यानी पानी और हवा दोनों चीज़ें क्या करेंगी, दोनों चीज़ें साथ मिलकर तटवर्ती क्षेत्र को नुकसान पहुँचाएंगी, जिसे हम तूफान महोर्मी कहा जाता है, जिसको हम तूफान महोर्मी कहते हैं, ठीक है। इसके तटीय क्षेत्र में बस्तियाँ, खेत पानी में डूब जाते हैं तथा फसलों और कई प्रकार के मानवकृत ढांचों का विनाश हो जाता है। यानी जो भी चीज़ें इनको तटवर्ती क्षेत्रों में मिलती है, बस्तियों से लेके, लोगों से लेके, उनकी खेती से लेके, कोई भी घर मकान इंडस्ट्री कुछ भी लगाओ, फैक्ट्री वगैरह सबको नष्ट कर देते हैं, ठीक है, तूफान आते हैं जैसे। तो देखिए समुद्र तल में महोर्मी वायु समुद्र और जमीन की अंतःक्रियाओं से उत्पन्न होता है, ठीक है। समुद्र वायु और जमीन की अंतःक्रिया है जिससे सब चीज़ें आपकी उत्पन्न हो रही हैं। तूफान में अत्यधिक वायुदाब प्रवणता, अत्यधिक यानी बहुत ज़्यादा वायुदाब प्रवणता और अत्यधिक तेज सतही पवनें उफान को उठाने वाले बल हैं, जिससे समुद्र तल तटीय क्षेत्रों में घुस जाता है, यानी समुद्र जल क्या होता है, तटवर्ती क्षेत्रों में घुस जाता है। वायु की गति तेज होती है और भारी वर्षा वहाँ पे होने लगती है। समुद्र तट क्या होता है, बहुत ज़्यादा मात्रा में तटवर्ती क्षेत्रों को जल जो है डुबा लेता है और भारी वर्षा होती है, ठीक है। इसी को हम क्या कहते हैं, तूफान कहते हैं। हवा बहुत तेज और जल जो है बारिश से, यानी वर्षा ज़्यादा तेज और जो है आपका हवा तेज, और दूसरी बात जो समुद्र का तट है, समुद्र तट में पानी का घुस आना, ठीक है। तो ये चीज़ें आपकी होती हैं। अब हम बात करेंगे बाढ़ की, तो बाढ़ की बात करेंगे हम कल, क्योंकि समय आपका 1 घंटे से ज़्यादा हो चुका है। तो हम मिलेंगे कल बाढ़ के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।